हाँ, 7 8 बच्चे कम ही हैं सर। वो भी आप क्लास में नहीं अगर आज बच्चे नहीं आए। LLB सेकंड की सेकंड है थर्ड है? सेकंड है सर ये। सेकंड आ ही नहीं रहे बच्चे, या तो सब प्रयागराज घूमने गए हैं। हो सकता है। यही है और क्या। बस बेटा अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। अरे किसकी जैकेट, मेरी को। अच्छा सर की, दीपक सर की। दे दे दे। बस बेटा स्टार्ट करते हैं। बताओ बेटा संदीप, हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था? क्या मिसलेनियस पढ़ा था? हाँ अच्छा अभिषेक, संदीप, वॉइस आ रही है मेरी? जी सर। अच्छा अभी ये संदीप मुझे बताओ बेटा, वो 3 12 इयर्स का क्या था, मतलब पीरियड जो हमने किया था कंपटीशन के लिए लिमिटेशन का, वो क्या था? 3 से 12 इयर्स। एक्सटेंशन ऑफ टाइम सर। हाँ वेरी गुड। तो क्या क्या था, मतलब मूवेबल का क्या था और इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या था? सर मूवेबल में था सर 6 मंथ एंड इमूवेबल में 3 to 12 years। वेरी गुड। 6 मंथ मूवेबल में था, ये 3 इयर्स 6 मंथ सर मूवेबल एक्सटेंशन था में। उसका है ना। एंड देखो एप्लीकेशन मैं बताता हूँ, 3 इयर्स में था आपका मूवेबल और 12 जी सर। इयर्स में था आपका इमूवेबल, जिसमें आपका क्या आ जाता था? एंडाउमेंट आ जाता था, ठीक है ना, जो हम लोग यस सर। जैसे LIC की प्रीमियम पे करते हैं, तो पूरा जो प्रीमियम का पॉलिसी होता है उसको एंडाउमेंट कहा जाता है, जितना मैं पे करूंगा पूरे पीरियड तक, ठीक है ना। इसके बाद हमने बेटा 30 इयर्स का क्या था? 30 इयर्स में क्या क्या था अभिषेक? एक फोर क्लोजर था, याद करो, मोटगी वाला मॉर्गेज वाला। हाँ। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर का हो गया। और जैसे सम्मन है, सम्मन का पीरियड कितना होता है बेटा संदीप? सर 90 दिन तक। वैसे 30 डेज होता है। 30 डेज के बाद कितना होता है वो? मैक्सिमम 90 days 90 सर। डेज, ठीक है ना। और 90 दिन के बाद इसके बाद बताओ आप अभिषेक, सफिशिएंट कॉज क्या था बेटा? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सफिशिएंट कॉज। हाँ, रॉन्ग एडवाइस बाय द एडवोकेट हो गया। बताओ बेटा संदीप, सर अभिषेक बताओ। रॉन्ग प्रैक्टिस बाय द हाई कोर्ट हाँ, और प्रिस्क्राइब रॉन्ग टाइम एडवाइस फ्रॉम द पीरियड का। एडवोकेट है। हाँ वेरी गुड। और एलिमेंट ऑफ इलनेस फादर ड्यूरिंग इलनेस हो गया सर। पैरोल हो गया। हाँ, पैरोल हो गया। और इलनेस एलिमेंट इलनेस हो गया ना। एलिमेंट तो इलनेस हो गया ना सर, एक ही हाँ हुआ। सीरियस इलनेस ऑफ पार्टी। हाँ करेक्ट है बेटा, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप, आज का जो टॉपिक रहेगा, सबसे पहले मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है ना। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा बेसिक रहेगा क्योंकि आज बच्चे कम है, ठीक है ना संदीप अभिषेक। तो नहीं कराऊंगा, ऐसा थोड़ी ना यार, कराऊंगा मैं।
पर थोड़ा आज हम बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन कहने का मतलब है कि एफआईआर क्या होता है, एक्यूज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, ठीक है ना, बेलेबल, नॉन बेलेबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, कॉग्निजाइबल, कॉग्निजाइबल और नॉन कॉग्निजाइबल, वही कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल होता है। कितने कोड्स आते हैं, हायरार्की ऑफ कोड क्या क्या होते हैं क्रिमिनल में, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो बेटा आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आया था 1973। जब आप कोई भी अपना बार काउंसिल का अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें या फिर कोई एग्जाम की बात करें, तो जो सीपीसी और सीआरपीसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। ये जो दोनों सब्जेक्ट है बेटा आपके हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आए, ठीक है ना। चाहे आप कोई जुडिशियल का एग्जाम दे रहे हैं, कोई गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हैं, कोई प्राइवेट किसी भी सेक्टर में जाए, तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन अच्छे से होनी चाहिए। जो हम क्लासेस कर रहे हैं इसमें आपको रटना नहीं है, चीजों को समझना है, समझने से हमें मतलब है, ठीक है ना निकिता। तो हम स्टार्ट करते हैं। संदीप, अभिषेक बेटा, आज बच्चे वैसे कम ही है, कुछ आइडिया है संदीप बच्चे कम क्यों है बेटा आज? सर संडे नो फीवर आइडिया सर, किसी से बात नहीं हुई। क्या अभिषेक? माइट बी संडे फीवर। हाँ वही है, और क्या। बच्चे ऐसी हरकतें करते रहा बेटा की क्या बोले यार। अब देखो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है ना, अपना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये बेसिकली आपका क्रिमिनल रिलेटेड सूट से रिलेट करता है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आप क्या पढ़ेंगे, जुवेनाइल जस्टिस में पढ़ेंगे, जिसे चाइल्ड केयर कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हमने कल भी डिस्कस किया था कल की क्लास में कि प्रॉपर्टी लॉ में हमने ईजमेंट के बारे में पढ़ा, सिविल प्रोसीजर कोड में हमने लिमिटेशन एक्ट 1963 के बारे में पढ़ा। अब बेटा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में हम क्या पढ़ेंगे, अपना जुवेनाइल जस्टिस, जिसे चाइल्ड केयर कहा जाता है, ठीक है ना संदीप। सो बेसिकली क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है क्या, देखो आप, ये आपका समझा रखा है। देखो इसने कैसे कि इसमें कितने स्टेट्स के बारे में बताया गया, 16 स्टेट के बारे में बताया गया। सो बेसिकली जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो उठाया कहाँ से गया, इंडियन पैनल कोड से, ठीक है ना। एलएलबी फर्स्ट ईयर में आपका इंडियन पैनल कोड था जिसे लॉ ऑफ क्राइम कहा जाता है। एलएलबी सेकंड ईयर में आप सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ रहे हैं। एलएलबी थर्ड ईयर में क्रिमिनोलॉजी एंड पैनोलॉजी मैंने पढ़ा दिया एलएलबी थर्ड ईयर में। वो बेसिकली आपका पूरा उससे रिलेट करता है, थ्योरेटिकल अप्रोच से, ठीक है ना। उसमें प्रोबेशन, पेरोल, कैपिटल पनिशमेंट, काफी सारे टर्म। सो देखो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को मैं कहां से स्टार्ट करूंगा बेटा, आपके रीस लॉ से, ठीक है ना। अब बेसिकली लॉ में आपके दो लॉ है, ठीक है ना, एक तो सब्सटेंटिव और आपका प्रोसीजरल। प्रोसीजरल देखो, सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल में फर्क क्या है। जो सब्सटेंटिव आपको दिखाता है डिफाइन द ऑफेंस एंड द पनिशमेंट। ये हमने पढ़ा था जो सेक्शन 300 थे, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट हो, हार्ट ग्रेवियस एक्ट, कल्पेबल होमोसाइड, ठीक है ना, रेप, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। इनकी पनिशमेंट के बारे में पढ़ा था, और मैंने पनिशमेंट का अलग से एक पीडीएफ भी भेजा था आपको एलएलबी फर्स्ट ईयर, ठीक है ना। सो सेम आपका बेटा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। इसमें प्रोसीजर इसको क्यों कहा गया, इसमें ये बताते हैं। क्या बता रहे कि एक ऐसा प्रोसेस है जो बता रहे कि स्टेज ऑफ पनिशिंग इज डील विद प्रोसीजर लॉ, ऑल द क्रिमिनल केसेस आर डील विद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्लियर है बेटा। तो बेसिकली प्रोसेस टेकन होता है रीचिंग अप टू द स्टेज ऑफ पनिशिंग, पनिशिंग करने के लिए, ठीक है। इसमें दोनों सेम तो हुआ। नहीं नहीं सेम नहीं हुआ इसमें बेटा हाँ नहीं, इसमें ना पनिशमेंट के बारे में कि इतना इम्प्रिजनमेंट होगा, ये होगा, बट एक प्रोसीजर को बताता है। प्रोसीजर कैसे, जैसे आप डबल जियोपार्डी के बारे में पढ़ेंगे, प्ली बार्गेनिंग के बारे में पढ़ेंगे, अकोम्प्लिश हो गया, इसमें आईपीसी के बारे में और इसमें सीआरपीसी। हाँ सीआरपीसी के बारे में, और क्या चीज है सीआरपीसी में, पूरा का पूरा प्रोसेस समझाएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले आपको क्या समझना होता है क्रिमिनल कोड के बारे में,
ठीक है ना, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कर रहे हैं, मैं दोनों पीडीएफ से समझाऊंगा आपको। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको डिटेल में इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो हायरार्की में आपको पता है बेटा कितने कोर्ट होते हैं, बताएंगे बेटा अभिषेक आप? वॉइस आ रही है अभिषेक? So Dixit Court, High हाँ, Court, वेरी गुड। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय कोर्ट ऑफ सेशन? कोर्ट ऑफ सेशन को क्या कहते हैं बेटा? बताओ बेटा। Session Court, हाँ, सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन को क्या कहते हैं? कोर्ट ऑफ सेशन बताओ बेटा संदीप। सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाँ, वेरी गुड, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही है। सो देखो आप, आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, ये अभिषेक क्या मतलब होता है इसका? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नॉट बिलो द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। आगे नीचे पढ़ेंगे तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बिलो नहीं होने चाहिए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही आपका। तो जो सेशन कोर्ट है इसमें क्या आता है? सेशन जज आता है, एडिशनल सेशन जज आता है। तो ठीक सर है? ये क्या, ये सेम मीनिंग हुआ क्या इसका? डिस्ट्रिक्ट हाँ, कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट कोर्ट? ही है। हाँ, सेम ही है बेटा। पता है रीजन क्या है अभिषेक? मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो जितने भी क्रिमिनल होते हैं वो किस पे जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को क्लासिफाई किया गया कैसे? एक तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। फिर इसके बाद देखो ये चार्ट में दिख रहा होगा बेटा आपको, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। तो इसका कहने का मतलब क्या है? जैसे मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आपके पूरे दिल्ली एरिया में कितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है? 8। ठीक है ना? सो 8 को अलग अलग डिफाइन किया गया कैसे? एक जैसे आपका, मैं एग्जांपल के तौर में समझा रहा हूं अभी। जैसे आपका 30 हजारी का कोर्ट है, ठीक है ना? 30 हजारी और करकनडुमा के कोर्ट में कौन बैठता है? मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बैठता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ये द्वारका सेक्टर 10 के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन बैठता है? स्पेशल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। इसके बाद देखो, अभी समझाऊंगा बेटा, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास कहाँ बैठता है? रोहिणी वाले कोर्ट में। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डिवाइड किया गया। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वही आपका सेशन कोर्ट है। सेशन कोर्ट कहने का मतलब है हर डिवीजन में इसको डिवाइड किया गया। क्लियर है अभिषेक ये चीज आपको? बताओ बेटा अभिषेक, संदीप। क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है ना? यस सर। तो बेसिकली देखो आप, आपके हायरार्की ऑफ कोर्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट में हमने क्या पढ़ा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? सबसे पहले आता है आपका सुप्रीम कोर्ट, फिर आता है आपका हाई कोर्ट। ठीक है ना? हाई कोर्ट के बाद क्या आता है? सेशन कोर्ट। तो सेशन कोर्ट में दो चीजें आती है क्या? एक असिस्टेंट सेशन जज। अभी असिस्टेंट सेशन जज में देखो आप, दो तरीके से समझा रखा है। एक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, ये मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। इसके बाद देखो एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास है। अब इसकी पूरी प्रॉपर डेफिनेशन आपको नीचे गिवन। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपका बेटा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर कोर्ट ऑफ सेशन। तो ये हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट है इन द डिस्ट्रिक्ट। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है अभिषेक, उसी को हम कोर्ट ऑफ सेशन बोलते हैं। ठीक है ना? सो बेसिकली देखो आप, इसमें आपका इट इज हेडेड बाय द सेशन जज हु इज मोस्टली द डिस्ट्रिक्ट जज ऑल्सो। जो डिस्ट्रिक्ट का जज है वही आपका क्या होता है इसमें? सेशन जज में जज होता है। द सेशन जज कैन पास ओनली द only any sentence authorized by the law, but the death sentence passed has to confirm by the high court. तो मेरा एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है बेटा, इस लाइन को हमने पढ़ लिया। ठीक है? इस लाइन में क्या क्या रहा पहले मैं ये समझाता हूँ, फिर क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। तो इस लाइन में क्या क्या रहा है? जो सेशन जज है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं। क्लियर ये चीज? दूसरी चीज क्या क्लियर है बेटा? अगर कोई डेथ सेंटेंस आता है तो पहले कंफर्मेशन किससे लेगा? वो अपने सुपीरियर सपीरियर यानी कि सुपीरियर हाई कोर्ट से लेगा। ठीक? तो बेटा अभिषेक, संदीप, मेरा एक डाउट है कि जो उम्र कैद की सजा होती है वो 7 साल होती है, 14 साल होती है? वो 7 साल फर्स्ट क्लास में पूरे 14 साल की होती है कि बेटा पूरी उम्र की सजा होती है? 20 साल। गलत है बेटा अभिषेक, सॉरी। आप बताओ 14 20 साल संदीप। की है सर। 14 years। है?
मैं बताता हूँ, देखो पहले क्या था, पहले जब ये केस था ना निर्भया से पहले। इसको हाँ हम हाँ, डबल नहीं करते? कैसे डबल? 12 घंटे का 24 घंटे। हाँ, दिन वो रात दिन काउंट के, होता है। हाँ दिन रात काउंट होता है। दिन रात नहीं होता। फिर हाँ, लिखित तो होता है। दिन और रात एक ही होती है। नहीं नहीं, अलग होती है बेटा, अलग नहीं होती है। अलग होती है। मैंने देखा अलग है, नहीं गलत देखा आपने, अलग अलग होती है। सारे तीनों, मैं भी, अभिषेक, संदीप भी यही कह रहे हैं। ठीक है ना? अलग होती है, इसमें दिन अलग होता है, सुबह अलग होता है। तो बेसिक मैं बताता हूँ, जो निर्भया केस था बेटा, भारतीय साहित्य जो आया था, अभी जो आया, BNS, BSS और BNS, ये लॉ ऑफ क्राइम। हाँ, सो बेसिकली इसमें अभिषेक संदीप, पहले क्या था, आपकी जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी उसे 14 ईयर्स काउंट किया जाता। बट ये जो नए लॉ आए हैं आपके BSS और BNS, इसमें क्या कहा गया है, जैसे निर्भया केस और उसके बाद इतने सारे जो रेप केस हो रहे हैं, इसमें जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी वो पूरे साल की होगी, पूरी उम्र कैद हो। ठीक है अभिषेक संदीप? हाँ सर। पहले क्या लाइफ 14 होगी? ईयर था इस, हाँ पूरे लाइफ होगी बेटा, पहले 14 ईयर था, अब इसे अमेंड कर दिया गया। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। सर एक बात कोई सुन सर, दिक्कत नहीं। सर एक हाँ क्वेश्चन उठाया। हाँ। जैसे इसको इसने अमेंड कर दिया 20 फुल फुल ईयर के लिए कर दिया। हाँ तो हाँ। अगर इसमें हम पेरोल ले लेंगे तो उसके दिन कहाँ जाएंगे? उसके दिन नहीं काउंट करेंगे ना, पेरोल भी इसमें क्या होता है, परमिशन लेनी होती है। ठीक है ना, जब तक हाई कोर्ट परमिशन नहीं देगा, वो बेसिकली आपको एक दिन, जैसे उस दो तरह के पेरोल होते हैं इसमें भी बेटा। एक जैसे ऑफिसर के साथ जाना है, ठीक है ना, 6 घंटे का होता है अभिषेक, ये अच्छा। क्रिमिनोलॉजी पेनोलॉजी में आप पढ़ोगे। 6 घंटे का टाइम पीरियड होगा, उसी 6 घंटे में आपको जाना भी और आना भी। ठीक है ना, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है जिसको कठोर सजा मिलती है, ठीक है ना, कठोर होती है सजा। तो रिगरस इसमें बेसिकली पनिशमेंट। आपका, हाँ पेरोल जो दिया जाएगा वो पूरे एक दिन का नहीं दिया जाएगा, बस 6 घंटे का दिया जाएगा। उस 6 घंटे में आपको जाना भी और वापिस भी आना। ठीक है। ओके। तो अब आपने ये बताया कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो फुल ईयर की होगी, फुल फुल टाइम हाँ होगी। जी बेटा, हाँ जी। कोई इसमें कोई 14-20 साल नहीं है? नहीं, अच्छा। आप देख लो BNS और BSS में यही कहा गया। ठीक ओके। है ना। ओके। अब देखो इसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन में जैसे किसी को सेंटेंस दिया जा रहा है, तो परमिशन कहाँ से होगी, पहले हाई कोर्ट से होगी। अब सेंटेंस देने का मतलब है, जैसे आपका कोई किसी ने मर्डर किया या फिर रेप किया, 2 से 3 इयर्स की जो इम्प्रिजनमेंट होती है वो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन दे सकता है। बट एक्सीडिंग द 2 इयर्स, 2 इयर्स से एक्सीड करके 14 इयर्स तक की जितनी भी आपकी इम्प्रिजनमेंट होगी, उसकी परमिशन कहाँ से ली जाएगी, पहले हाई कोर्ट से ली जाएगी। एक रेफरेंस लिया जाएगा जो हमने CPC में पढ़ा था। ठीक। फिर बेटा हम पढ़ते हैं आपका कौन सा, अगर मान लो कोई डेथ सेंटेंस, अब देखो डेथ सेंटेंस कौन दे सकता है, मौत की सजा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 7। तो बेटा कौन दे सकता है आपका, चीफ जुडिशियल राष्ट्रपति। मैजिस्ट्रेट दे सकता है। और क्या बेटा संदीप? सर, इसको कैंसिल करने के लिए पावर सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। हाँ जी बेटा। और हाई कोर्ट तो दे सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं दे सकता ना? नहीं। जी सर। नहीं ठीक लव है ना। सर, जो हाँ जो डेथ बेटा। सेंटेंस है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, हम्म। ये क्या पावर डीसी के पास भी होती है? ये तो ऊपर ही होती है? हाई कोर्ट के पास है। डीसी के पास कुछ नहीं होता, डीसी नहीं कर सकता ना? नहीं नहीं, हाई कोर्ट ही कर वो सकता है। छोटे मोटे, हाँ। ठीक है ना, जो आप चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पढ़ रहे हैं, हाई कोर्ट के ही पार्ट है। अच्छा। ओके। तो देखो, कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, ये डिवीजन किया जाता है हाई कोर्ट में। ये आपको क्या देते हैं बेटा आपके, इट कैन पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट। अब जो बेटा आपके चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है, डेथ सेंटेंस, लाइफ इन प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर, इसको छोड़ के कोई सा भी सेंटेंस होगा, जैसे आपका 2 इयर्स का, लेट अस टेक 2 इयर्स,
2 ईयर्स से कम का जितना भी हो कौन लेगा बेटा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। क्लियर है बेटा? आगे चलूं मैं। इसके बाद देखो, कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज, ये कितना करते? 3 ईयर्स, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स और अ फाइन अप टू 10,000। इसमें बता रखे जो फर्स्ट क्लास इतना करेगा, सेकंड क्लास इतना करेगा। तो फर्स्ट क्लास कितना करता है? 3 साल और 10,000। सेकंड क्लास कितना करता बेटा? 1 साल और 5,000। क्लियर है यहां तक? अभिषेक, संदीप, क्लियर है आपको ये चीज? यस सर, यस सर। जी सर। इसके बाद देखो बेटा, अब आते हैं ऑफेंस। तो ऑफेंस के बारे में कुछ आइडिया आपको बेटा अभिषेक बताएंगे, आप बेलेबल नॉन बेलेबल क्या होता है? बताओ बेटा अभिषेक, संदीप, बेलेबल नॉन ऑफेंस का बेलेबल। मतलब है कि हमने कुछ गलती करी है। सीरियस केस, मर्डर, रेप, ये सब हो गया। हाँ, और देखो बेलेबल ऑफेंस में क्या क्या आता है आपका, जिसमें आपको बेल, जैसे चैन स्नेजिंग की मैंने, थेफ्ट किया, एक्सटॉर्शन किया। एक्सटॉर्शन यानी कि किसी के घर में बिना मर्जी के घुस गया, ठीक है ना? ये आपके क्या हो गए? बेलेबल। इसमें आपको इजीली बेल मिल सकती है। हाँ, नहीं इसमें नहीं है बेटा, अबेटमेंट नहीं आता, ठीक है ना? अबेटमेंट इसमें नहीं आता, इसका नॉन बेलेबल, या आपको एक तरह से क्रिमिनली माना जाता है। सो बेलेबल में देखो आप क्या क्या आते हैं, जैसे मैंने थेफ्ट किया, छोटा सा चेन स्नेचिंग की है मैंने, ठीक है ना? इसके बाद देखो मैंने एक्सटॉर्शन किया। सो बेसिकली बेलेबल में आपको कुछ अमाउंट फाइन पे करना है और आपको इजिली बेल मिल जाएगी। नॉन बेलेबल में क्या आपको फाइन भी पे करना है? नहीं, फाइन पे करके भी आपको सजा मिलेगी मिलेगी, ठीक है ना? जैसे आपने किसी का मर्डर किया है, किसी का रेप किया है या सेक्सुअल हरासमेंट किया है, तो आपको नॉन बेलेबल होगा। क्लियर है? इसके बाद देखो कॉग्निजाइबल, नॉन कॉग्निजाइबल, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल, ये बेसिकली है। तो मैं इसको यहां से स्टार्ट करता हूँ, कहां से? एक बार यहां से, ठीक है ना? सो कॉग्निजाइबल क्या है? सारे के सारे सीरियस है, यानी कि नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल जो ऑफेंस है उसको क्या कहा जाएगा बेटा? कॉग्निजाइबल कहा जाएगा। बेलेबल ऑफेंस किसे कहा जाएगा? नॉन कॉग्निजाइबल को बोला जाएगा, यानी कि जो आपके बेलेबल इजिली हो सकते हैं, ठीक है ना? तो देखो इसमें मर्डर हो गया, वेजरिंग वार हो गया अगेंस्ट द स्टेट। अब ये वेजरिंग वार क्या होता है? कोई बताएगा बेटा वेजरिंग वार? संदीप, शर्त बताओ लगाना, बेटा। बेटिंग करना। नहीं नहीं, नहीं किसी मतलब अटैक करना, हाँ जैसे वर्ल्ड वॉर हो गया, वेजरिंग वॉर हाँ। हमने स्टार्ट कर दी, बेमतलब के मिसाइल फेंकना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आपकी क्या होती है बेटा? कॉग्निजाइबल। सिंपल आप लर्न कर लो, कॉग्निजाइबल कौन से ऑफेंस होते हैं? नॉन बेलेबल होते हैं। और कॉग्निजाइबल, नॉन कॉग्निजाइबल कौन से होते हैं? बेलेबल। अपोजिट समझना है, ठीक है ना? अपोजिट से। सर ये तो कंट्रीज में होंगे ना, ये तो आर्मी के थ्रू होंगे। हाँ हाँ बेटा, क्या निकिता? जैसे कि देखो वेरिएबल एक तो हाँ। वेरिएबल है इसमें और एक कॉन्सेप्टेबल है हाँ, और एक नॉन है, मतलब ये दो चीज की बनाई, दो तीन की बनाई, दो ही बना देते हैं। नहीं बना सकती, वो एक प्रॉपर डेफिनेशन दी गई ना निकिता। सर ये संदीप का पॉइंट ये ठीक है कि अगर वेजिंग वॉर हो रही है तो वो तो आर्मी मार रही है ना आर्मी को, उसमें सिविलियन थोड़ी आ रहा है बीच में कोई। तो उसमें तो सर अरे वो उनके मामले तो हमारी कोर्ट में होते ही नहीं है, उनकी तो उनकी कोर्ट होती है, जैसे कोर्ट मार्शल। वेजरिंग वॉर, उनको तो राइट है मारने का। नहीं राइट तो है बेटा। वेजरिंग वॉर कहने का मतलब है कि मैंने किसी, जैसे ईरान और इराक का होती है फाइट, ठीक है ना? कोई बिना मतलब में किसी के ऊपर मिसाइल फेंक देता है, जैसे एक वॉर स्टार्ट हो जाती है, तो एक तरह से क्रिमिनल में आ जाता है, ठीक है ना? इसमें आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी, ठीक है अभिषेक? नहीं सर मतलब सर, मिसाइल कौन फेंकेगा ये पूछ रहा हूँ। हाँ वही तो, मिसाइल तो आर्मी फेंकेगी ना आर्मी पे, ये थोड़ी मैं फेंकने जा रहा हूँ संदीप के घर पे। हाँ आर्मी फेंकेगी। उनके तो सर कोर्ट बिना, मार्शल है ना, उनका हमारी कोर्ट में केसेस थोड़ी होते हैं। उनको तो अपनी कोर्ट है। करेक्ट है बेटा।
अरे जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था, ठीक है ना। तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब को फेंका गया था, तो ऐसे वेजिंग वॉर क्रिएट हो गई थी, ठीक है ना, अमेरिका और जापान। क्लियर है ना, तो सर इसको ओके, आप वेजिंग सही वॉर कह कहा आप जाता सही मतलब सर आप सही कह रहे हो, लेकिन अब इस कंडीशन में जब नागासाकी पे बम गिरा होगा, तो उस समय है। किसको पनिशमेंट दिया होगा? वो क्यों दिया होगा? वो तो कंट्री ने कंट्री को मारा। पनिशमेंट देखो बेटा, अच्छा गुड क्वेश्चन है, ठीक है ना, काफी अच्छा लगा मुझे। सो बेसिकली वेजरिंग वॉर जो टर्म, एक तरह से किसी को परेशान करना हो गया, ठीक है ना, किसी के ऊपर हमने मिसाइल फेंकी है। अब मैं कैसे समझाऊं बेटा इसे, रुको 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ आप, एक चीज दिखाता हूँ। सर इसमें एक तरीका है सर, हाँ हाँ अगर ऐसे ऐसे केस में जब नागासाकी पे जब भी बम गिराए गए थे, तो हाँ इसके हाँ इसमें जो फैसला करता है वो इंटरनेशनल लॉ करता है कि अगर वो कंट्री इसमें फॉल कर रही है तो। हाँ, करेक्ट है बेटा। देखो आप, वेजिंग वॉर में क्या क्या इन्होंने समझाया है, सबसे पहले इसको समझो आप। असॉल्टिंग गवर्नमेंट फैसिलिटीज, हमने असॉल्ट किया किसी गवर्नमेंट फैसिलिटीज को। प्लॉटिंग एंड कैरिंग आउट एक्ट ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म के किसी एक्ट को कैरी किया हमने, ठीक है ना। ज्वाइनिंग एन इंसर्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, हमने कोई कुनूटी कर दी, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप, वेजिंग वॉर के अबेटमेंट, गिविंग मनी और मटेरियल सपोर्ट, ठीक, टेकिंग पार्ट इन प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ सच क्राइम। सो बेसिकली आपका इसमें क्या आता है, पनिशमेंट मिल सकती है आपको, पनिशमेंट में डेथ होगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा, या आपका सेक्शन 121 में आता है, ठीक, ऑफ आईपीसी, इंडियन पैनल कोड। क्लियर है बेटा ये चीज आपको? बिलीवर और नॉन कॉन्फिडेंट में भी डिफरेंस निकाल देना। जैसे इसमें एक हिस्टोरिकल एग्जांपल बता रखा है, जैसे ब्रिटिश रूल में फ्रीडम फाइटर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस को चार्ज किया गया था सेक्शन 121 वेजरिंग वॉर के लिए, सर फॉर ब्रिटिश वो रूल के वो खिलाफ। वो हो गया ना जो अपने देश में दंगे कर रहे हैं, उनके लिए हो गया फिर वो ये, हम्म। दूसरी कंट्री के तो लिए उस थोड़ी समय हो गया। ब्रिटिश, अरे तो ब्रिटिश रूल थी ना, तो ब्रिटिश अपने लिए नहीं मानेंगे नहीं ना, कि इंडिया थोड़ी ना था, वो ब्रिटिश का ही पार्ट था। संदीप, संदीप इसमें क्या हुआ है कि जो भगत सिंह जी ने जो बम फेंका है वो एक गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर फेंका है। मतलब जो भगत सिंह ने बम फेंका है वो फेंका है जब वहाँ असेंबली में काम हो रहा था, गवर्नमेंट लोग बैठे थे, तो हम्म। इसलिए उनको संदेश दिया गया। मतलब मेरा मतलब ये कहने का। तो क्लियर है बेटा एकदम? मतलब ये अभी वैलिड नहीं है, ये चीजें पुराना कानून है इसलिए लिखी है सब। क्लियर है बेटा? अब चलूं मैं आगे? जी सर। बताओ अभिषेक, संदीप, क्लियर है ना वेजरिंग वॉर? यस सर। हाँ सर, यस सर। एक मिनट बेटा, इससे एक वर्ड भी बोलते हैं। एक मिनट बस। अब देखो इसके बाद आता है आपका, ये यार पता है, जब बच्चे नहीं होते ना, तो मन वो सा होता है कि कम पढ़ा। अब देखो इसके बाद कॉग्निजाइबल में आपके सीरियस ऑफेंसेस आते हैं। ऑफेंस कौन से आते हैं बेटा, जो आपके 3 साल के ज्यादा के इम्प्रिजनमेंट के होंगे। इसमें बेटा आपका जो पुलिस ऑफिसर है, अब जैसे मैं आपसे बोलता हूँ बेटा, आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
अभिषेक आपसे पूछना है, एक पुलिस वाला है, मैं गया उसके एक थप्पड़ मैंने मार दिया, तो बेटा मेरे ऊपर बेलेबल ऑफेंस है कि नॉन बेलेबल है सर अभिषेक? बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल है, थप्पड़ मारना बेलेबल है बेलेबल सर। हो गया। थप्पड़ मारा सर, खून थोड़ी किया है सर मैंने उसका। देखो वैसे आपका अगर लॉ के टर्म्स में चले ना तो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाता है, किसी ऑफिसर को हम उसके साथ मारपीट ऑन ड्यूटी मारपीट नहीं कर सकते। बट हाँ इंडिया है तो इंडिया में सब कुछ पॉसिबल है, नहीं सर, तो अगर हम आप सही कह रहे हो, लेकिन ये अगर मैं होमसाइड भी कर रहा हूँ तो होमसाइड बेसिकली मैंने अटेम्प्ट थोड़ी किया मर्डर, उसको कुछ वेपन यूज थोड़ी किया उसके सामने। हैंड सही हैंड इज बात नॉट है, माय वेपन। करेक्ट है। तो इसमें आई बोल रहा आई हूँ बेटा आपको आई फाइन बिलीव इन फाइन फाइन दे के आप छूट सकते हो अभिषेक, ठीक है अभिषेक? सॉरी क्या कह रहे हैं, सॉरी सर। फाइन फाइन दे के बेटा, फाइन दिया मैंने, छूट गया मैं, सही कह ठीक। रहे हैं, फाइन पे छूट गए तो बेल होगी ना सर। हाँ वैसे लॉ के टर्म्स में नॉन अवेलेबल ही है। ओके ओके। अब देखो कॉग्निजाइबल ऑफेंस में पुलिस के पास एक लीगल ड्यूटी होती है कि इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो बेटा जैसे हमने स्टेजेस पढ़ा था सीपीसी में, आपका सीआरपीसी में भी कुछ स्टेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि पहले कोई अक्यूज होता है, पहले सबसे पहले एफआईआर होती है, फिर अक्यूज होता है, फिर चार्ज होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होता है। तो ये सारी चीजों को सीरीज में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? इसके बाद देखो आप इसमें प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है। प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन। प्रोसिक्यूशन बताओ बेटा अभिषेक संदीप, सजा प्रोसिक्यूशन मीन्स सजा 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 देनी। हाँ सजा देनी, करेक्ट है, वेरी गुड। सो प्रोसिक्यूशन में आपका इन्वेस्टिगेशन भी आ गया, पनिशमेंट भी आ गया, ठीक है ना? अब देखो नॉन कॉग्निजाइबल ऑफेंस क्या होते हैं आपके, लेस सीरियस होते हैं, लेस देन 3 इयर्स के होते हैं। इसमें सर्विस ऑफ समवन और फॉल्स इंफॉर्मेशन पब्लिक को ऑफिसर को देना, अब्सकॉन्डिंग किया जाता है। पुलिस के पास कोई अथॉरिटी नहीं है अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस के पास कोई ना अदर ड्यूटी है, कोई पावर नहीं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। या आपके क्या होते हैं बेटा, आपके प्राइवेट पर्सन, ये बेसिकली स्टेट के लिए होते हैं, और नॉन कॉग्निजाइबल क्या होते हैं, प्राइवेट पर्सन के लिए होते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक? कोई डाउट है अभिषेक संदीप इसमें? नो सर। नो सर। बताओ, ठीक है ना? इसके बाद देखो बेटा आपका कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या है, जो कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। सो कंपाउंडेबल भी आपका क्या है, आपका कंपाउंडेबल आपका क्या है, बेलेबल की नॉन बेलेबल? बताओ बेटा आप। कंपाउंडेबल बेटा बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल नॉन बेलेबल है। कंपाउंडेबल ऑफेंस इज पनिशेबल इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2, तो ध्यान से समझेंगे हम। जब 2 या 2 से कम इम्प्रिजनमेंट है तो हम फाइन देके छूट सकते हैं, ठीक है ना? तो ये आपका बेलेबल ऑफेंस है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? नॉन बेलेबल, ठीक है ना? जब आप नोट्स बनाओगे तो अच्छे से बना लेना इसके। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता ऑफेंस के बीच में, और ये ऑफेंसेस क्या आपके, 320 हाँ दोनों एक ही में, एक ऑफेंस को समझा रखा है ना उन्होंने। तो कंपाउंडेबल ऑफेंस में बेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है दोनों पार्टीज के बीच में। फाइन का अमाउंट होगा कि आप इतना फाइन दो और घर जा सकते हो, या आपका प्राइवेट इन नेचर होता है, डैमेजेस को रिकवर किया जा सकता है। यह ऑफेंस क्या, पब्लिक इन नेचर। जैसे हम अगर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस की बात करूं तो जैसे सेम बेटा आपका होता है, मैंने पुलिस ड्यूटी है, पुलिस ड्यूटी में कोई चोरी कर ली मैंने, ठीक है ना? जैसे पुलिस की कार को मैंने चुरा लिया, बाइक को मैंने चुरा लिया, करप्शन मामले ब्राइबरी, रिश्वत अलग केस है ब्राइबरी, वो, अलग केस है। ब्राइबरी। तो बेसिकली आप बेटा यहाँ तक क्लियर है, मैं आगे चलूं? बताओ मतलब अभिषेक संदीप। सर एक बात हाँ पूछनी है आपसे। हाँ हाँ बोलो बेटा। कंपाउंडेबल और नॉन कंज्यूमेबल एक ही है क्या? हाँ दोनों एक ही है बेटा। कंपाउंड एंड नॉन कंज्यूमेबल ना? ओके हाँ एक ही, ठीक है। ठीक है सर।
अब इसके बाद देखो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार पढ़ लेते हैं कि जो बेलेबल ऑफेंस है सीपीसी में कहाँ आते हैं, सीआरपीसी। आप शॉर्ट फॉर्म क्या बोलेंगे, सीआरपीसी। तो ये फर्स्ट शेड्यूल में आते हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंस कहाँ आते हैं, बेसिकली जिसमें बेल नहीं दिया जाता किसी भी कंडीशन में। कॉग्निजाइबल ऑफेंस क्या है, जो अरेस्ट किए जाते हैं बिना वारंट के। नॉन कॉग्निजाइबल ऑफेंस कौन से होते हैं, जो नो अरेस्ट दिया जाता है बिना वारंट, नो अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी कि वारंट इज नेसेसरी नॉन कॉग्निजाइबल ऑफेंस। इसके बाद देखो बेटा, अब आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आते हैं। मैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से पहले एक चीज कराना चाहूंगा आपको। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन तो हम कर भी लेंगे, एक मिनट रुको बेटा, इसमें एक इंपॉर्टेंट, एक मिनट रुको। एक मिनट बेटा, FIR कहाँ गया। Yeah. तो पहले मैं FIR कराना चाहूंगा, ठीक है ना। एक FIR की आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो बेटा आप समझेंगे सबसे पहले, अब मेरा अगर कहीं कोई चोरी होती है या मेरे साथ किसी ने गलत किया, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा तो एक पुलिस ऑफिसर, अब ये पुलिस ऑफिसर की भी ग्रेड होती है, वही FIR कर सकता है। अभी तो खैर हमारा जैसे मोबाइल चोरी हो गया, मोबाइल गुम हो गया, तो हम ऑनलाइन FIR करा सकते। बट सपोज दैट किसी का मर्डर हो जाता है, किसी के साथ रेप होता है, कुछ भी होता है, सेक्सुअल हरासमेंट, तो FIR एक पुलिस ऑफिसर करता है। किस में करेगा, राइटिंग में करेगा। क्लियर है बेटा। तो FIR की एक पुलिस ऑफिसर की ग्रेड होती है, कितने तक कर सकता है बेटा पुलिस ऑफिसर की ग्रेड, किसी को आइडिया है बेटा, अभिषेक, संदीप। सर हेड कांस्टेबल एंड अबव। हाँ ठीक है ना, वेरी गुड। अब ये संदीप ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, हेड कांस्टेबल है ना वो, हेड कांस्टेबल, ठीक है ना। तो बेसिकली FIR बेटा, FIR आपका सेक्शन 154 में, मैं एक चार्ट से समझाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं पुलिस स्टेशन में गया, वो मेरी FIR करेंगे, ठीक। FIR के बाद मेरा क्या होगा बेटा, एक चार्ज किया जाएगा, चार्ज शीट बनाई जाएगी, ठीक है ना। FIR के बाद देखो, FIR के बाद एक्यूज, देखो FIR के बाद एक्यूज का पता लगाया जाएगा। एक्यूज के बाद उसकी चार्ज शीट होगी। चार्ज और एक्यूज को इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कई कई बार हो जाता है। तो सबसे पहले FIR होगा, फिर आपका चार्ज शीट होगी, फिर आपका एक्यूज होगा, एक्यूज को चार्ज शीट दी जाती है कि आपके खिलाफ ऐसे चार्ज हुआ है। एक्यूज के बाद फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनल क्या होता है, प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन में उसको पनिशमेंट दी जाती है। क्लियर। सो ये CRPC से ऐसे डील किया जाता है, CRPC में हम, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट विच इज रजिस्टर्ड बाय द हेड कांस्टेबल और अबो इन राइटिंग, इन राइटिंग में होता है बेसिकली। इसके बाद देखो, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो किससे रजिस्टर किया जाता है, पुलिस से, जब उसको एक ऑफेंस के बारे में पता चलता है, ठीक है। अब ये जो ऑफेंस होता है, विक्टिम किस, इसमें विक्टिम क्या होता है, जो कॉग्निजाइबल ऑफेंस का है, ठीक है ना, बाय समवन और इन और इज ऑन हिज और हर बिहाफ। सो बेसिकली अगर किसी वुमेन के साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता है, तो वुमेन ऑफिसर रिकॉर्ड करेगी FIR। क्लियर है बेटा, कोई पुलिस मेल ऑफिसर रिकॉर्ड नहीं कर सकता। कोई भी पर्सन अगर रिफ्यूज कर देता है FIR रिपोर्ट करना, FIR को फाइल करने से, तो हम एक पुलिस स्टेशन ऑन द पार्ट ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर एन FIR, जो चार्ज ले रहा है पुलिस स्टेशन का, उसको बोलेंगे FIR करने के लिए। और ये कॉपी, अगर मान लो किसी ने FIR मेरी रिपोर्ट नहीं की है, तो मैं सेम कॉपी को किसको दूंगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी DCP कंसर्न को दूंगा। ऐसी बेटा नौबत आती नहीं, ठीक है ना। पुलिस ऑफिसर FIR कर लेते हैं, बेशक कुछ करे ना करे वो अलग बात है, बट FIR तो रिकॉर्ड कर लेते हैं।
इसके बाद देखो, आप अगर एफआईआर तब भी रजिस्टर नहीं तो एग्रीड पार्टी फाइल कर सकता है कंप्लेंट कंसर्न कोर्ट में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और फिर एक कंप्लेंट जो जारी किया जाएगा पुलिस स्टेशन के अगेंस्ट, पुलिस स्टेशन में से एक ऑफिसर को एफआईआर को रजिस्टर करना होगा और इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करानी पड़ेगी। क्लियर है बेटा अभिषेक संदीप? यस सर। ठीक है ना? सो एफआईआर मुझे कराना था, एफआईआर का सेक्शन आपको लर्न कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस पीडीएफ में सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें बेटा, अगर ये इंपॉर्टेंट भी करके चले जाओ तो आपके 50 से 60 मार्क्स कहीं नहीं गए मेरे हिसाब से। ठीक है ना? अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं बेटा हम। ठीक है, सबसे पहले आता है चार्ज। तो बताएंगे बेटा अभिषेक संदीप, चार्ज क्या होता है? बताओ बेटा अभिषेक संदीप, चार्ज। जब हम कोई ऑफेंस करते हैं तो हम पर जो कोई सेक्शन लगता है उसको चार्ज बोलते हैं ना। जिसपे आपकी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन अप्लाई, ऐसे सर केसेस जिसके ऊपर। हाँ बोलो बेटा। एलिगेशन चार्ज हुआ ना। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, एलिगेशन। जैसे आपका एफआईआर हुआ, अब एफआईआर में एक अक्यूज पर्सन जो डिफेंडेंट होता है सीपीसी के तहत, उस डिफेंडेंट को अक्यूज कहा जाता है। तो सच अक्यूज पर्सन फाउंड चार्जेबल ऑफ दिस ऑफेंस, ये जो लाइन लिखा होता है, यानी कि जो जिसने क्राइम किया है पर्सन ने, ही इज फाउंड चार्जेबल। चार्जेबल यानी कि उस पे उसके ऊपर ये चार्ज लगता है, यानी कि उसके ऊपर पनिश किया जाएगा। ठीक है ना? प्रोसिक्यूशन की जाएगी। तो चार्ज को कैसे डिफाइन किया गया? देखो, अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अक्यूज शुड बी इन्फॉर्म टू द ऑफेंस ऑफ विच इज चार्ज। तो जिस पर्सन ने कोई अपराध किया है तो उसको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिस चीज का उसने अपराध किया है। ठीक है? So principle of criminal law informing accused or charged against to provide equal opportunity to each and every individual to prepare his defense and avail justice. क्लियर है यहां तक? सबसे पहले बेटा एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद एक्यूज होता है, एक्यूज के बाद चार्ज होता है, चार्ज के बाद अगर मैं लेना चाहूं तो प्ली बार्गेनिंग होता है। प्ली बार्गेनिंग क्या होता है? जैसे एक्यूज को पकड़ा गया तो बेटा देखो, डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इन दोनों को छोड़ के 14 साल से कम आप अपनी सजा को कम करवा सकते हो, उसे प्ली बार्गेनिंग वर्ड कहा जाता है। प्ली बार्गेनिंग, प्ली यानी कि हाथ जोड़ के एक निवेदन करना, प्ली का मतलब होता है रिक्वेस्ट। सो जो अक्यूज पर्सन है वो प्ली बार्गेनिंग की एक शीट देगा जिसे डिफेंस शीट बोला जाता है, अभी आगे पढ़ेंगे। सो डिफेंस शीट देगा, उसके बाद उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन की जाती है। क्लियर है बेटा ये चीज? तो चार्ज आपका किस सेक्शन में आता है? देखो सेक्शन आपको लर्न करके जाना बेटा, आप अब बड़े बच्चे हो, छोटे नहीं रह गए। ठीक है ना? इसके बाद कंप्लेन आता है। सो कंप्लेन क्या होता है? कंप्लेन में एफआईआर आता है। कंप्लेन आपको बताए कोई एलिगेशन हो गया, वो आपका क्या हो गया? कंप्लेन हो गया। मीन्स एनी एलिगेशन मेड वर्बली एंड ओरली टू द मजिस्ट्रेट। ठीक? A report made by the police officer in a case which discloses after investigation the commission of non-cognizable offence shall deemed to be a complaint. The police officer by whom such report shall be made deemed to the complainant. So जो पुलिस ऑफिसर कंप्लेंट बना रहा है, कंप्लेंट कहने का मतलब है एफआईआर। अगर मैं कंप्लेंट की बात कहूं, किसी पर्सन को एक्यूज पाया गया तो उसके खिलाफ क्या बनाया जाएगा? कंप्लेंट शीट बनाई जाएगी। अब कंप्लेंट शीट क्या है? कौन बनाता है? पुलिस ऑफिसर। क्लियर है बेटा? और जो पुलिस ऑफिसर कंप्लेंट शीट को बना रहा है उसको क्या बोलते हैं? कंप्लेनेंट बोलते हैं, कंप्लेनेंट। क्लियर है ना आप? और जिसके ऊपर किया जा रहा है कि उसके कंप्लेंटी डबल ही लगा देना आखिरी में। ठीक है ना? इसके बाद देखो बेटा इन्वेस्टिगेशन। सो इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन मींस प्रोसिक्यूशन। अगर इन्वेस्टिगेशन को मैं बोलूं तो प्रोसिक्यूशन से रिलेट करता है।
सो इसमें बेसिकली क्या क्या होता है, सबसे पहले फैक्ट होता है, लॉ ऑफ एविडेंस में हम पढ़ेंगे। सो लॉ ऑफ एविडेंस भी काफी अच्छा है बेटा, आपका इजमेंट की तरह। इसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे कि कलेक्टिंग, डिस्कवरी, अरेस्ट, सबसे पहले फैक्ट का असरटेनमेंट यानी कि कैलकुलेशन करना। फैक्ट की मैं कैलकुलेशन करूंगा, इसके बाद डिस्कवरी, अरेस्ट और सस्पेक्ट। डिस्कवरी करना, ठीक है ना, सस्पेक्ट करना, नहीं आपको खाना खाना नहीं अभी खा लेंगे सारा। 12 बजे। तो देखो आप डिस्कवरी एंड अरेस्ट और सस्पेक्ट, इसके बाद देखो कलेक्शन ऑफ एविडेंस विच में इंक्लूड एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन, पर्सन के एग्जामिनेशन। कोई ऑब्जेक्ट मिला, जैसे आपका कोई रिवॉल्वर मिल गई या कुछ भी ऐसा मिल गया जो एक फैक्ट को दिखा रहा है कि इस वजह से इस पर्सन का मर्डर हुआ है या हो कल्पेबल होमोसाइड हर्ट हुआ है, ग्रेवियस हर्ट हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट को सर्च करना, ढूंढना और सीज करना। ठीक है ना, जैसे हम बेटा कोई ऑफेंस होता है तो ऑफेंस को सीज कर दिया जाता है। जैसे एक आयुषी का केस हुआ होगा, अभिषेक संदीप, कुछ आइडिया है बेटा आयुषी का केस? एक वो है यार, तलवार मूवी का तलवार नाम। केस। हाँ हाँ, वेरी गुड, अच्छा है, आरुषि पल याद आरुषि रहा, चलो। तलवार। हाँ हाँ, तो उस केस में बेटा मेरा क्या मानना है ना, जो वो था, आपके हिसाब से अभिषेक आपने तलवार मूवी देखी है? आप तीनों ने तलवार मूवी देखी है? देखना चाहिए बेटा। ये देखिए देखते क्यों देखिए नहीं? मैं, मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी, सच बताऊं, वो भाई वॉइस ऑफ इतनी सस्पेंस में डाल दी थी ना। पर मेरा क्या मानना है बेटा, मैंने अपने यंग एज में देखी थी तलवार मूवी, तो मुझे ऐसा, हाँ नहीं नहीं, 2013-14 में आई थी, 14-15 ऐसी थी। तो बेसिकली जो तलवार मूवी है उसमें जो एक्टर मर गया था, इरफान खान, ठीक है ना, अगर उस केस में बेटा सबसे बड़ी बात, जो एक पुलिस गलती थी पुलिस ऑफिसर की, तो लॉयर उसको थप्पड़ भी मारता है। लॉयर नहीं, वो क्या कहते हैं, सीआईडी ऑफिसर नहीं होते जो इन्वेस्टिगेशन, वो उसको थप्पड़ मारता है, सही कहता है थप्पड़ मार के, क्योंकि उसका जो खून का हाथ है दीवार पे छप गया था, उसको धो दिया था, उसको साफ कर, बारिश हुई तो मिट गया वो। हाँ, बारिश से मिटा था, मुझे याद है। अगर वो खून से पता चल जाता कि किसकी गलती, तो बेटा अभिषेक संदीप, पापा ने, मम्मी पापा ने उस लड़की को मारा था, 18 साल की लड़की को, 16-17 साल की थी, ऐसे कि उसके नौकर ने उसको मारा था। हाँ बेटा, नौकर तो ऐसे ही मरा ही हुआ था। पेरेंट्स ने हाँ, मारा था। पेरेंट्स ने मारा था, सबको ही पता है ये चीज, ठीक है ना। तो बेसिकली उस प्लेस को क्या कर दिया, इस कॉन्सेप्ट से मैं क्या कहना चाहता हूँ, उस प्लेस में, जिस प्लेस में हत्या हुई थी, इस प्लेस को सीज कर दिया जाता है, कोई अलाउ नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्राइम सीन बन जाता है, उस पे हमें एविडेंस को कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, ठीक है ना। इसके बाद देखो पुलिस रिपोर्ट आता है बेटा, सेक्शन 2 क्लॉज आर, क्लॉज यानी कि सब सेक्शन आर। सो बेसिकली पुलिस रिपोर्ट भी आपका क्या है, रिपोर्ट जो फॉरवर्ड किया जाएगा पुलिस ऑफिसर का मजिस्ट्रेट, उसे क्या बोलते हैं, पुलिस रिपोर्ट। अभी पुलिस रिपोर्ट में क्या होता है बेटा, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले पुलिस रिपोर्ट, बीइंग एन ऑफिसर इन पुलिस स्टेशन, आई सेल फॉरवर्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, चार्ज शीट, ठीक है ना, बोथ द शीट शैल बी फॉरवर्डेड टू द मजिस्ट्रेट। तो जो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड किया जा रहा है वो क्या होता है बेटा, आपका पुलिस रिपोर्ट, ठीक है ना। पुलिस रिपोर्ट में क्या आता है बेटा, आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एंड द सेकंड वन इज चार्ज शीट। क्लियर है अभिषेक संदीप? वो चार्ज ये शीट में अक्यूज को क्रिमिनल पाया जाता है ना। सो पुलिस रिपोर्ट अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे, पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है बेटा, पुलिस रिपोर्ट आपका चार्ज शीट इंक्लूड करता है और दूसरा एफआईआर, ठीक है ना, वेरी गुड। इसके बाद देखो आप, इसमें समझा रखा है, ये देखो आपका बोल भी रहा है, जो ये अगर ये रिपोर्ट अटेम्प्ट ऑफ क्राइम का एक्यूज पर्सन से, तो ये रिपोर्ट को चार्ज शीट या चालान, तो मैंने आपको बता दिया पुलिस रिपोर्ट में दो चीजें होते हैं, एफआईआर और चार्ज शीट, ठीक है ना। तो इसके बाद देखो आप, कुछ समझा रखा है, एक केस है एमएल सिटी वर्सेस आरपी कपूर का। इस केस में भी क्या था,
पुलिस रिपोर्ट में क्या आ गया था आपका, चार्जशीट आ गई थी। ठीक है बेटा। अब इसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ पुलिस रिपोर्ट है ये बेटा, टाइप्स मतलब ऑफ सर, पुलिस रिपोर्ट। हाँ हाँ बोलो बेटा अभिषेक। एक बात करनी थी, अगर चार्जशीट अवेलेबल है और बाई चांस हम्म, एफआईआर नहीं है, मेरा मतलब ये है हाँ कि एफआईआर के हाँ बाद हो नेक्स्ट सकता स्टेप है। चार्जशीट होता है, तो हमारा हाँ सारा हो कंसर्न सकता तो चार्जशीट पे आ गया, सेकंड स्टेप पे आ गया। है। तो अगर हाँ अगर हाँ एफआईआर अवेलेबल नहीं है, तो चार्जशीट के बेस पे हम आगे कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ जी कर सकते हैं। जैसे मैंने किसी एमएलए एमपी हो गया, हम्म इसका हम्म मर्डर कर दिया, या हम्म, फिर कोई ऑन द स्पॉट क्राइम हो गया, सबने हम्म, देखा है, तो एविडेंस के हिसाब से अब जैसे एफआईआर कब जरूरत पड़ती है, जब मुझे उस अक्यूज पर्सन का पता नहीं होता अभिषेक। ठीक है ना, द ओके ओके, अक्यूज पर्सन इज अननोन। ठीक है राइट ना। राइट, So such in these cases we have to make the first information report. But if राइट the accused person is known, accused person के बारे में पता है, चार राइट लोगों ने देखा उसे गोली मारते हुए, तो उस केस में राइट, एफआईआर की जरूरत नहीं होती। ओके, थैंक यू ठीक है सर, ना, थैंक यू। क्लियर है ना बेटा। जैसे गाड़ी से किसी ने किसी को कुचल दिया, तो समझ उस गया, केस में अक्यूज तो हमें पता चल गया। हाँ, तो ठीक है, ठीक है ना अभिषेक। संदीप ठीक है क्लियर सर। है ये चीज आपको? संदीप है नहीं क्या क्लास में? अब इसके बाद देखो आप, टाइप्स ऑफ पुलिस रिपोर्ट में सबसे पहले आपका आता है अरेस्ट रिपोर्ट। अब ये अरेस्ट रिपोर्ट क्या होता है? अरेस्ट रिपोर्ट कहने का मतलब है, इसमें बेसिकली आपका जो फिंगरप्रिंट डिटेल्स है, अरेस्ट रिपोर्ट में, रिपोर्ट में क्या आता है, मैं ऐसे ऐसे समझाता हूँ जल्दी आ जाएगा। इसमें क्या आता है बेटा, फिंगरप्रिंट जो अरेस्ट रिकॉर्ड होता है, इसमें सारी एलिगेशन चार्जेस होते हैं किसकी, अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। इसमें क्या आ जाता है आपका, फिंगरप्रिंट की डिटेल आ जाती है। इसके बाद देखो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। अभी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट क्या है बेटा, आरटीआई के तहत आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। सो इट शैल कंटेन द पुलिस रिकॉर्ड एक्सेसिबल टू द पब्लिक। इसमें सारे के सारे पुलिस रिकॉर्ड होते हैं जो एक्सेसिबल है किसके लिए, पब्लिक के लिए। इसमें फॉरेंसिक रिपोर्टिंग। अब ये फॉरेंसिक क्या होता है बेटा, फॉरेंसिक तो मैंने पहली बार सुना है। संदीप अभिषेक बताएंगे बेटा, निकिता। फॉरेंसिक 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 क्या होता है इसका मतलब? सर सीआईडी में जो नहीं करते हैं लैब टेस्ट और सब, हाँ सर ये इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है सर। डॉक्टर शाहरुख के देखते हो तो नहीं थे बेटा सीआईडी? बस सारा डॉक्टर बचपन शाहरुख इसी के में। नहीं करता था, जो सर लव चीर सर, फाड़ मेडिकल करता है। हाँ इन्वेस्टिगेशन। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। जो डेथ के बाद होती है ना मेडिकल इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की, जिसे पोस्टमार्टम कहते हैं, उसको फॉरेंसिक कहा जाता है। तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में देखो बेटा, मैं आपको समझाता हूँ। आरएस रिपोर्ट में क्या आता है आपका, फिंगरप्रिंट आता है। इन्वेस्टिगेटिव में क्या आता है, फॉरेंसिक आता है, पोस्टमार्टम आ गया। ठीक है ना। जैसे कि कोई पार्टीज है पुलिस सर्विस के बाहर, अपनी इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकती है, कैसे किसी अननोन पर्सन से पूछ के। ठीक है ना। अब जैसे कि पुलिस ट्रैफिक रिपोर्ट में वायलेशन अगर कोई ड्राइवर कर रहा है और सब उसके ऑफेंस है, तो इसमें उसकी इन्वेस्टिगेशन किस बिहाफ पे की जा सकती है, उसके लाइसेंस और ड्राइविंग ड्राइविंग लाइसेंस और क्या देखा जाता है, आरसी। आरसी से, आरसी की डिटेल से उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा सकती। ठीक। अब इसके बाद आता है सप्लीमेंट पुलिस रिपोर्ट। अब ये सप्लीमेंट पुलिस रिपोर्ट क्या कहता है, देखो आप, जैसे मैं आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है ना। सप्लीमेंट पुलिस रिपोर्ट में क्या होता है, जैसे कि आपके पास एफआईआर भी है, पुलिस एफआईआर भी है, चार्जशीट भी, बट एविडेंस नहीं। तो सप्लीमेंट पुलिस रिपोर्ट में क्या होता है, एविडेंसेस। जैसे एविडेंसेस में क्या क्या आ सकते हैं बेटा, कुछ लॉ की लैंग्वेज आपको समझ नहीं आएगी, वैसे मैं समझा देता हूँ। ये एक तरह का एडिशनल रिपोर्ट होता है जिसमें एविडेंस आते हैं। जिस एविडेंस ने देखा है कोई क्राइम होते हुए, कोई प्रूफ को देना चाहता है, कोई फैमिली मेंबर हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं। या फिर कोई सीसीटीवी कैमरा जो एक सप्लीमेंट दे रहा है। ठीक है ना, सबूत एविडेंस का। सबूत सबूत। हाँ सबूत। ये लॉ ऑफ एविडेंस में पढ़ेंगे बेटा हम डिटेल में। ठीक है ना। इसके बाद बेटा मैं लॉ ऑफ एविडेंस ही कराऊंगा, क्योंकि ये सारे इंटर कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है ना।
अब इसमें देखो जो एडिशनल सप्लीमेंट पेजेस है उन्हें ऐड किया जाता है इनिशियल रिपोर्ट के साथ और मार्क किया जाता है ओरिजिनल रिपोर्ट। इसमें कोई अल्टरेशन नहीं की जाती, किसमें? इनिशियल रिपोर्ट। क्लियर है बेटा? इसके बाद आता है विटनेस की रिपोर्ट। अब ये विटनेस रिपोर्ट में क्या क्या आता है देखो आप, कोई प्राइमरी इंसिडेंस हो गया, इंजरी हो गई जो कंडक्टेड की जा रही डिफरेंट वेज। क्लियर है बेटा? अगर कोई एक्सीडेंट या फिर इंजरी होते हैं तो ये बेसिकली आपका विटनेस रिपोर्ट सब्सिक्वेंट इंटरव्यू पे होता है। विटनेस रिपोर्ट का मतलब क्या होता है अभिषेक? कोई देना चाहेगा बेटा एग्जांपल? संदीप, विटनेस। सर एक जो विटनेस ने कहने पे जो इंटरव्यू है उसको गवाह रिपोर्ट हो बनी गया सर, जिसने जिसने ये सब चीज अपनी आंखों से देखा है, देखिए सुना है। हाँ वेरी गुड। ठीक है ना, ये लॉ ऑफ एविडेंस में पढ़ेंगे हम, दोबारा से ही पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल फिर आता है एक्सीडेंट हाँ एक्सीडेंट में, वेरी गुड। के टाइम पे जब पुलिस ने एक्सीडेंट में इंटरव्यू क्या? लिया आदमी का तो विटनेस रिपोर्ट बन तैयार हो गई। हाँ करेक्ट है अभिषेक। इसके बाद देखो बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स में क्या क्या आता है देखो आप। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट में कोई पुलिस ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉर्पोरेट बिजनेस रिलेशनशिप में उन्होंने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड बना रखा है, किसके साथ? नॉन पुलिस बिजनेसेस के साथ। कहने का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स में क्या होता है, जैसे कोई आरटीआई में डाल दिया बेटा, मैं आपसे कहना चाहूंगा कैसे जैसे कि मेरी कोई आंसर शीट है, सपोज अभिषेक मैंने भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एग्जाम दिया एलएलबी फर्स्ट ईयर का, अब मेरी आंसर शीट गुम हो गई तो मैंने एक पुलिस कंप्लेंट डाली, किस लिए? अभी बात को समझना फिर एनालाइज करना। इमेजिनरी सिचुएशन, मेरी आंसर शीट चोरी हो गई, गुम हो गई, पता नहीं चला मुझे कि मेरा आंसर डिक्लेयर ही नहीं किया गया। तो वैसे आंसर डिक्लेयर कर दिया जाता है बेटा, कोई ऐसे गलत करता नहीं, क्योंकि आरटीआई डाल दी जाती है उसके ऊपर। आरटीआई आप सबको पता होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो इस आरटीआई के तहत एक तरह से प्रेशर आता है उस बॉडी के ऊपर कि आपको रिजल्ट इशू करना ही करना है, गवर्नमेंट का प्रेशर आता है। ठीक है ना? तो देखो आप आरटीआई मैंने डाल दी, ठीक है ना? अब जो आरटीआई की कॉपी होगी उसको क्या बोलेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट बोले। क्लियर है ना सर बेटा? यहाँ तक मेरे को ये, हाँ बेटा अभिषेक। जो आरटीआई जो आपने बताया जो प्रेशर आया डिपार्टमेंट पे जिसपे आरटीआई लगाई हुई हाँ है, हाँ तो ये हाँ प्रेशर हाँ। ये पुलिस से आएगा या किसी और बॉडी से आएगा? जुडिशियल बॉडी से आएगा। अच्छा जो ओके। आरटीआई वो जुडिशियल बॉडी से डील करता है, इनकी कोर्ट से, कोर्ट का ऑर्डर आएगा। अब पुलिस बड़ा है कि कोर्ट बड़ा है, आपको समझ जाइए अभिषेक, कोर्ट ही बड़ा है। ठीक है ना? तो इसको एक रिपोर्ट का भाग कहा गया, एक पार्ट कहा गया। अब इसके बाद बेटा इंटरनल रिपोर्ट, ये सारे लॉ ऑफ एविडेंस में कवर अप करेंगे, हम फिर से कर लेते हैं। इंटरनल अफेयर्स रिपोर्ट, इसमें क्या आता है इंटरनल अफेयर रिपोर्ट में? जैसे कि कंपनी की प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट। ठीक है ना? तो ये क्या होते हैं? इंटरनल रिपोर्ट होते हैं, कोई विंडो ड्रेसिंग ना कर दे। विंडो ड्रेसिंग अकाउंट्स के टर्म में होता है कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बड़ा चढ़ा के दिखाना। क्लियर है बेटा ये चीज? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या दिखा रहा हूं मैं? बड़ा चढ़ा के दिखा रहा हूं। क्लियर है अभिषेक, संदीप, आपको ये चीज बताओ यस, बेटा? यस सर। वो इसको ज्यादा डिटेल में नहीं करा रहा था इसी के लिए। ये फिर आता है आपका डेफिनेशन में आता है। अब आते हैं इंक्वायरी। ठीक है ना? एफआईआर बना दी, एक्यूज को ढूंढ लिया, चार्जशीट बना दी, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है आपका? इन्वेस्टिगेशन को क्या बोलते हैं? इंक्वायरी बोलते हैं। ठीक है ना? इंक्वायरी क्या होता है? वर्बली होता है कि राइटिंग होता है संदीप? सर बताओ बेटा संदीप। वर्बल भी होता है तो स्टेटमेंट नोट किए जाते हैं सर। हाँ तो वैसे इंक्वायरी वर्बली होता है बेटा, राइटिंग में काम होता है। क्या कहने का मतलब है? जैसे राइटिंग मेरा भी कोई जान, में स्टेटमेंट नोट करते हैं सर, बहुत ही वर्बल पूछते हैं लेकिन क्वेश्चंस, लेकिन उसके स्टेटमेंट्स नोट करते हैं सर। हाँ सो बेसिकली होता क्या है, जैसे कि मेरे एक जानकार है, अभी उनके साथ क्या, अभी बेटा अभी बेरोजगारी का ये आलम हो गया अभिषेक, संदीप, कि बाइक और स्कूटी सेफ नहीं है, वो चोरी हो रही है। ठीक है ना? कुछ ज्यादा मायने में हो रही है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरा कोई जानकार है, वो मेरे को बता रहा था अभी कि मेरी बाइक चोरी हो गई। तो मैं जैसे मैं रजिस्टर करने गया,
तो पुलिस ऑफिसर मुझसे ये नहीं पूछ रहे कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सिंपल पूछे तुमने क्यों खड़ी की, कि क्या था, क्या रंग था, तो वो इंक्वायरी की फॉर्म में हो रहा है, ठीक है ना। तो वो पुलिस ऑफिसर समझा रहे मेरे दोस्त को कि क्या होता है, मैं बताता हूँ। ये 3 लड़कों का ग्रुप होता है, मैं आपको समझा देता हूँ बेटा, आपके साथ कभी ना हो जाए। कभी भी आप अपनी स्कूटी बाइक को कहीं भी पार्क करें तो पार्किंग में ही आप करें। बेनाम रोड में मत करा करो, क्योंकि चोरी होने का काफी डर है। तो ये 3 लड़कों का ग्रुप होता है, अभिषेक संदीप, ऐसे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ 1 मिनट के लिए। ये 3 लड़के क्या होते हैं, एक लड़का आपकी स्कूटी को देखता रहेगा, 2 लड़के पीछे खड़े रहेंगे। जैसे आप हटोगे वो लड़का बात कर रहा होगा फोन पे, वो अपने 2 दोस्तों को बुलाएगा, स्कूटी का लॉक तोड़ेगा, एक पैर से आराम से तोड़ लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आपकी जो स्कूटी बाइक है, इसको बेटा ये कहाँ खड़ी करते हैं 7 दिनों के लिए, किसी बस स्टैंड में खड़ी करते हैं, और रेलवे स्टेशन। वो पुलिस ऑफिसर ही बता रहा है क्यों, क्योंकि उसका रीजन होता है कि कहीं किसी ऑफिसर की तो नहीं है, किसी पुलिस वाले की बाइक है, किसी एमपी, किसी एमएलए, किसी एसडीएम, इनकी तो बाइक है, स्कूटी नहीं है। तो वो 7 दिन के बाद उस जो बाइक और स्कूटी, उसके सारे पार्ट्स को बेच देते हैं, ठीक है ना अभिषेक सर जी। तो चीज बेटा, ये चीज ध्यान रखना, अभी बहुत ज्यादा ही हो रही है यार, आप बिलीव नहीं करेंगे। मेरा साला है, उसकी भी चोरी हो गई स्कूटी, और मेरा जो दोस्त है उसकी भी बाइक चोरी कर, ठीक है। ठीक है अभिषेक सर जी। जी सर। तो मजाक में नहीं, सच में बेटा, मजाक लग रहा होगा आपको। नहीं मजाक नहीं सर, हो चुकी है मेरे फ्रेंड की भी, मेरे साथ ही हो गई थी। है कैसे? मेले में गए थे सर, मेला देख के बाहर आए, बाइक ही नहीं मिली। है सच में? हाँ, दशहरा ग्राउंड में। तो सीसीटीवी कैमरा नहीं चेक करवाया? उस टाइम नहीं होते थे सर, उस टाइम हम स्कूल वगैरह पढ़ते थे। हाँ, तो ये चीज होती है, मैंने आपको एक आइडिया दिया बेटा, ठीक है ना। जी सर, अभी अब सीसीटीवी से इसके बहुत बाद, कुछ मिल जाता है, पहले नहीं होता था। नहीं अभी मेरे साले के साथ हुआ ना, किसी की शादी में गया था, तो उसने जी बस स्कूटी खड़ी की थी, तो सीसीटीवी के थ्रू चेक करा। तो पहले एक लड़का है वो निकाल नहीं पाया, फिर 2 लड़के हैं उठा के ले गए स्कूटी को, एक आगे से उठाया, एक पीछे से, वो सोचो शादी में उठाया, शादी में खड़ी करके गया था वो। तो ये भाई कहने वाली, जब जब किस्मत होती है संदीप तो हो ही जाता, अब क्या कर सकते। फिर भी कहाँ मिली पुलिस से, कुछ ना मिला, कुछ भी नहीं मिला। मेरे जो दूसरी स्कूटी है ना, मेरे पास 2 है, तो मैंने दूसरी उसको दे दी चलाने के लिए। तो समन एंड वारंट केस देखो आप, बेसिकली समन क्या होता है बेटा, संदीप बताएंगे बेटा समन वारंट एक बार फिर से आप। सर, किसी को बुलावा भेजने के लिए समन इशू किया हाँ जाता है, और हाँ, वेरी गुड। 90 डेज तक अगर वो नहीं आता फिर वारंट इशू किया जाता है। वारंट कितने, क्या इम्प्रिजनमेंट होती है बेटा वारंट की, एमसीक्यू में आ सकता है। तो साल से इम्प्रिजनमेंट नॉट, हाँ इम्प्रिजन कितना होता है बेटा वारंट का? पीरियड पूछ रहे हो? 2 years। हाँ जी बेटा, 2 years, वेरी गुड। अब इसका सेक्शन क्या है अभिषेक संदीप, वेरी इंपॉर्टेंट, आप सेक्शन तो पढ़े ही नहीं आज तक। तो इसका सेक्शन 2 में ही आते हैं, जो सेक्शन 2 में ये चीजें आ रही है ना बेटा, आएंगे एग्जाम में, मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ ये चीज, ठीक है ना। मैंने भी एग्जाम दिए तो उनमें भी ये चीजें पूछी गई थी। तो सम्मान का क्या होता है बेटा, सम्मान होता है सेक्शन 2W में, और वारंट किस में होता है, 2X। क्लियर है ना चीज, तो ये लर्न करके जाना एग्जामिनेशन पॉइंट से। अब बेटा विक्टिम क्या होता है, बताओ बेटा, विक्टिम, हु इज विक्टिम संदीप? सर, जिसके एक्यूज साथ कुछ पर्सन, क्राइम हुआ है। हाँ जिसे जिसको प्लेंटिव सफर कहा हुआ, जाता है। जिस पे क्या इंजरी हुई, बेटा अभिषेक? जिस पे इंजरी हुई है, सफर हुआ जिसको। हाँ, सो बेसिकली देखो आप, विक्टिम एक पर्सन है जिसने कोई लॉस या इंजरी हुई है ड्यू टू एक्शन और ओमिशन ऑफ द accused who is the charge for the sin. It also include the said person, guardian और legal hire। इसमें कौन कौन भी हो सकते हैं, गार्डियन और लीगल हायर, ठीक है ना। अब लीगल हायर कैसे, माने किसी बंदर को मर्डर कर दिया, गोली मार दी, तो उसका बेटा एक तरह से विक्टिम हो गया, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाप के साथ मैंने गलत किया। अब बेटा बात है क्या क्या इस कोड में फंक्शनरीज है, फंक्शनरीज कहने का मतलब है क्या क्या चीजें आप पढ़ें। सबसे पहले आता है बेटा पुलिस, ठीक है ना। सो पुलिस में पता रखा है, पुलिस का मतलब क्या है, ये पुलिस एक्ट 1861 से लिया गया है, ठीक है ना।
अब पुलिस में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे डीजीपी है, ये स्टेट पुलिस फोर्स के लिए, आईजीपी पूरे जोन के लिए होता है, एसपी पुलिस डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है, सुपरिटेंडेंट पुलिस कहने का मतलब है जो पुलिस स्टेशन का पूरा हेड होता है उसको एसपी कहा जाता है। इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन को हेड करते हुए सब इंस्पेक्टर क्या करता है, रूरल एरियाज को देखता है। अब इन पावर क्या होती है पुलिस की, अरेस्ट करेगी, सर्च करेगी और इन्वेस्टिगेट करेगी। इसके बाद बेटा प्रोसिक्यूटर। अभी प्रोसिक्यूटर क्या होते हैं अभिषेक संदीप बताएंगे बेटा प्रोसिक्यूटर? सर जो अनाउंस करते हैं उसको, जो पनिशमेंट मिली है। नहीं नहीं बेटा, हाँ ना उसी करता है, आपकी थोड़ी थोड़ी समहाउ रिलेटेड है पर एक करेक्ट इन्फॉर्म वो नहीं, करेक्ट डेफिनेशन नहीं। बताओ बेटा अभिषेक, आपको कुछ आइडिया प्रोसिक्यूटर कौन नहीं है? नहीं, मुझे बेसिक आइडिया नहीं है इसका। जैसे बेटा हमने सीपीसी में पढ़ा था कि सबसे पहले अगर मैं कोई प्लांट एप्लीकेशन डालता हूँ तो सबसे पहले किसके पास जाता है, क्लर्क के पास जाता है। सो आई कैन से क्लर्क इज ऑल्सो द प्रोसिक्यूटर। क्लर्क क्या होता है आपका, प्रोसिक्यूटर ही होता है जो अनाउंस करता है, ठीक है ना। सो बेसिकली क्रिमिनल ऑफेंस एक रॉन्ग होता है इंडिविजुअल या सोसाइटी के लिए, तो स्टेट एक सोसाइटी या पार्टिसिपेट करता है क्रिमिनल ट्रायल। तो स्टेट में ट्रायल रिप्रेजेंट किया जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सभी स्टेट का क्या मतलब है, क्लर्क है, ठीक है ना बेटा। इसमें क्या क्या आता है, एक तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी आता है और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी आता है। ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्यूज नहीं होते, ठीक है ना। अब प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन यू। तो बेटा सीआरपीसी में मैं आपको सेक्शन लिस्ट दूंगा तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना बेटा, ठीक है ना। सीपीसी और सीआरपीसी में सेक्शन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बेसिकली पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोई पर्सन अपॉइंट किया जाता है सेक्शन 24 जो डिफाइन करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए। तो क्लियर है बेटा प्रोसिक्यूटर आपको अभिषेक संदीप? यस सर। यस सर। अब बेटा इसके बाद आता है डिफेंस काउंसिल। सो डिफेंस काउंसिल क्या होता है बताएगा कोई? डिफेंस काउंसिल जैसे कोई निर्दोष है और उसे डिफेंस काउंसिल होता है डिफेंडेंट का एडवोकेट, जो अक्यूज पर्सन है उसका एडवोकेट, उसको डिफेंस काउंसिल कहा जा सकता है। सो बेसिकली डिफेंस काउंसिल रिप्रेजेंट द अक्यूज बिफोर द कोर्ट। ये कोर्ट से पहुंचने से पहले, आप जैसे मेरे साथ का केस था, जब मैं अपना केस कर रहा था कोर्ट में, तो मेरे साथ एक पर्सन था, वो एक लड़का सा था, उसने हाफ मर्डर किया। तो मुझे बता रहा कि मैंने किसी का मर्डर किया हाफ, और एक लेडी एडवोकेट थी, लेडी एडवोकेट ने मुझसे की चार्ज 75,000। कैन यू बिलीव दैट? यस दिस इज पॉसिबल। द रिचेस्ट एडवोकेट और लॉयर आर द क्रिमिनल लॉयर्स, ठीक है ना। सबसे ज्यादा रिच कौन होते हैं? क्रिमिनल लॉयर होते हैं जो क्रिमिनल केसेस को हैंडल कर। क्यों? क्योंकि एक तरह से उनको बेल, अब हाफ मर्डर केस, वो बंदा आधा जी गया, मरने वाला था, उसने नाम बता दिया एक्यूज पर्सन का, तो उसके खिलाफ चार्ज शीट हुई, रिपोर्ट किया गया। तो उस केस में उस पर्सन को नॉन बेलेबल ऑफेंस था ये, ठीक है ना, उसको उसी दिन बेल मिल गई। जिस दिन जज के सामने लाया गया उसी दिन बेल मिल गई। अब अभिषेक संदीप आप बताएंगे कैसे बेल मिली होगी? आप अगर एडवोकेट बनेंगे तो आप कैसे अपना दिमाग का यूज करेंगे? तो वो बता रहा, वो लेडी जो एडवोकेट थी उसने उससे 75,000 चार्ज किया और अभी तक वो केस चल रहा है 2 सालों से। कैन यू बिलीव दैट कि 2 सालों से केस अभी भी चल रहा है। सो एडवोकेट बेटा अच्छे से पैसे चार्ज करते हैं, ऐसा नहीं कोई एडवोकेट गरीब होता है, सारे अमीर होते हैं। बस सब दिमाग का खेल है, आप अपना दिमाग कैसे यूज करते हो, आपको कितनी अच्छी लॉ की लैंग्वेज है। तो अभिषेक संदीप आप बताएंगे बेटा उस एडवोकेट ने क्या पैंतरा यूज किया होगा अपने एक्यूज को बचाने के लिए, क्लाइंट को? नहीं माइनर तो नहीं था। बताओ बेटा, ये तो दिमाग का खेल है। बताओ बेटा अभिषेक संदीप, वॉइस आ रही है आपको? वॉइस सारी सर सोच रहे हैं। हाँ बताओ। सर सोच रहा हूँ सर, क्या दिमाग लगाया उसने। मैं तो उसी समय समझ गया था जब उसने बताया।
बताओ सर आप फिर। सबसे पहले एक तो अच्छी जान पहचान होती है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई एडवोकेट कहता है लाइजनिंग कि लाइजनिंग आप मेरे हाँ, एक तो सबसे अच्छी जान पहचान, और दूसरा उसने एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दिखाया हुआ कि इसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हर दिन कोई मेडिसिन लेने जाना होता होगा, ठीक है ना। तो यही कारण की वजह से उसको उसी दिन बेल मिली, बट उसको हर 10 दिन में अपीयर होना था हर कोर्ट में, ठीक है ना। मतलब हर 10 से 15 डेज के बीच में। मैंने आपको बताया बेटा, जैसे कोर्ट की हेयरिंग होती है, जब अर्जन की जाती है तो कितना मिनिमम टाइम पीरियड होता है, और मैक्सिमम में मान लो 20 डेज होता है। 20 डेज के बाद आपकी डेट दी जाती है। अब उसका रीजन भी आपको मैंने बताया था, एक कोर्ट रूम में कितने केसेस आ, क्लियर है ना ये चीज। तो जो जज बैठा वो हर केस को तो डील कर नहीं सकता। वो आता है बेटा 10:30 बजे और 3:30 बजे वो निकल जाता है। 1 से 2 का लंच होता है, क्लियर है ना चीज। और हर केस में कम से कम हाफ एन आवर लगता है, हियरिंग के लिए हाफ एन आवर लगता ही लगता है। क्लियर है बेटा अभिषेक संदीप। तो रीजन क्या दिया हुआ है एडवोकेट ने, आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। ठीक है बेटा, यस सर। बताओ बेटा अभिषेक संदीप। अरे उसकी फेक मेडिकल वो बनवा दिया होगा ना, और क्या। ठीक, इसके बाद देखो डिफेंस काउंसिल मैंने बता दिया, जो एक्यूज को रिप्रेजेंट करता है, एक्यूज का जो एडवोकेट है उसे डिफेंस काउंसिल लॉ के टर्म में बोला जाता है। इसके बाद प्रिजन अथॉरिटीज, प्रिजन अथॉरिटीज जिसको जेल कहा जाता है। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ जेल इन योर एलएलबी थर्ड ईयर क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी, ठीक है ना। जिसमें कठोर जेल भी आती है, उसका नाम है सेंट्रल जेल, स्टेट जेल, पोस्टल जेल जो बच्चों यंग ऑफेंडर्स के लिए होता है, वुमेन जेल होता है जिसमें वुमेन को अलग से रखा जाता है। तो ये सारी की सारी जेल किस में आ रही है, प्रिजन अथॉरिटीज में आ रही है, ठीक है ना। क्लियर है बेटा यहां तक। जिसे काला पानी कहते हैं, अंडमान एंड निकोबार में फेंक दिया उसको, ठीक है ना, काला पानी हो गया वो, कहीं बाहर नहीं निकल सकता, उसको कठोर जेल बोलते हैं। जैसे संजय दत्त है, संजय दत्त को एक वो जेल दी गई थी, मेरे को नाम रिमाइंड नहीं हो रहा बेटा, अभी बताता हूँ मैं। उसमें क्या आपको आर्थर रोड। क्रिमिनोलॉजी, नहीं नहीं ये नहीं था अभिषेक। उसमें मतलब जैसे एक जेल होती है, एक तो नॉर्मल जेल होती है और एक दूसरी जेल होती है जिसमें एक छोटा सा रूम होता है, एकदम अंधेर, कोई एक लाइट भी नहीं दी जाती है। आपको छोटे से कमरे में रखा जाता है, उसमें आपको खाना फेंक दिया जाएगा और रोटी। तो वो जो क्रिमिनल है वो छोटे से कमरे में रहता है, बिना किसी से बात किए ना कुछ की। तो सोचो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता हो, कितना पगला जाता होगा। हम बेटा अगर एक छोटे से रूम में भी कैद हो जाए तो हमें कितना सा अजीब सा लगता है। तो उनके साथ कैसा, उनको एक बेड भी नहीं दिया जाता, एक सबसे कठोरतर जेल मानी जाती है वो, ठीक है ना। तो जो संजय दत्त था उसको यही जेल दी गई थी, तो वो बैठ मतलब बेड नहीं होता था तो उसको बैठ के ही सोना पड़ता था। तो अब बैठ के सोना पड़ता है तो उसको आदत लगे, तो उसने मीडिया में बताई थी चीज, ठीक है ना। क्लियर है बेटा ये चीज। मैं आगे चलूं, अभिषेक क्या वर्ड यूज किया था आपने। यरवदा जेल। अभिषेक, नहीं नहीं बेटा, पैर नहीं, मेरे को रुको देखना पड़ेगा, 1 मिनट, 1 मिनट बेटा मैं देखता हूँ, रुको। यरवड़ा है सर, यरवड़ा, पुणे। एक सेंट्रल जेल पुणे। साइड मतलब वो जेल, वो जो एक जेल का नेम अलग से होता है यार। कोठरी का नाम, हम्म, क्योंकि टाटा कोर्ट ने इसको 2007 में जेल में डाल दिया था। हम्म, दैट इज यरवदा हम्म, जेल पुणे। हम्म, ठीक है, और क्या। ठीक है बेटा, सही है। अब इसके बाद देखो आप, फिर आपका है, देखते ध्यान देते हैं बेटा हम।
फिर आता है अरेस्ट एंड राइट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन। सो अरेस्ट एंड राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन में क्या क्या आता है? अरेस्ट किससे किया गया है? पुलिस ऑफिसर से, प्राइवेट पर्सन से और मजिस्ट्रेट से। तो बेटा मैंने आपको डिस्कस किया था, फिर से वही लाइन फिर हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। क्या डिस्कस करेंगे? एक पुलिस ऑफिसर, अगर कोई पुलिस ऑफिसर मुझे अरेस्ट करता है तो उसे कस्टडी में मुझे रख के विद इन 24 आवर्स किसके पास ले जाया जाएगा? जज के पास। अगर नहीं ले गया तो उसे मुझे बेल देनी पड़ेगी, ये लॉ कहता है। ठीक है ना? सो इसी के लिए देखो आप, इसमें डिफाइन किया गया है सबसे पहले अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर। तो पुलिस ऑफिसर कैसे अरेस्ट कर सकता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं हम। ठीक है ना? सबसे पहले देखो आप, अरेस्ट क्यों होगा, पहले यहां से कर लेते हैं। देखो आप, अगर कोई पर्सन अरेस्ट कर रहा है बिना वारंट के और बिना ऑर्डर मजिस्ट्रेट के, तो उसको 24 आवर्स तक कहाँ प्रेजेंट कराना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट के पास प्रेजेंट कराना पड़ेगा। अगर किसी पर्सन ने कोई कॉग्निजाइबल ऑफेंस किया, जिसे नॉन वेलेबल ऑफेंस कहते हैं, सो बेसिकली उसको क्या कर दिया जाएगा कि कोई बंदा अगर मर्डर कर रहा है, रेप कर रहा है, रॉबरी कर रहा है, तो सच इन दिस केस देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ वारंट। तो इस केस में वारंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब सर ये वारंट कौन देता है? हाँ बेटा अभिषेक बोलो। लव बोलो सर। बेटा अभिषेक। हाँ हाँ अच्छा बोलो सर, बोलो एक, बोलो। एक बात पूछनी है कि अगर फ्राइडे को मैंने अरेस्ट किया, हम्म। और सैटरडे संडे कोर्ट छुट्टी हुई, तो मुझे बेल मिल जाएगी? हाँ गुड क्वेश्चन। नहीं नहीं ऐसा नहीं बेटा, यह गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है कि मैंने फ्राइडे को अरेस्ट किया तो सैटरडे संडे कोर्ट की छुट्टी है तो मुझे बेल हाँ, हो जाएगी। बेल मिल तो जाएगी, मैं सोच जैसे रहा हूँ बाहर आ गया। नहीं 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 नहीं, देखो अगर लेकिन फ्राइडे सर आपको 24 घंटे क्रॉस करना है ना मुझे तो। नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। जैसे अगर कोई पब्लिक हॉलीडे हो गया या इमरजेंसी हॉलीडे हो गया, तो जो चार्ज शीट होती है एक्यूज के बिहाफ पे बनती है, वो चार्ज शीट किसको देनी होती है बेटा? आपको जो क्लर्क है ना, क्लर्क को देनी होती है। ठीक है ना? अब देखो मेरा कहने का मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपका सैटरडे, तो सैटरडे में ऐसा तो है नहीं है संडे कि पुलिस ऑफिसर, जैसे हमारा कोई सुपरिटेंडेंट, अब जैसे मैंने किसी को अरेस्ट किया, being an head constable or a inspector or a sub inspector, I have to report such offense with charge sheet to the superintendent of police। तो जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो फिर क्या करेगा? उस पर्सन को रखेगा, अपने पास ही रखेगा जेल में, ऐसे छोड़ते नहीं। फिर वो मंडे तक वेट करते, मंडे पर रिप्रेजेंट करेंगे और बताएंगे जज के सामने कि हमने इसको फ्राइडे को अरेस्ट किया था और नेक्स्ट दिन ऐसे हॉलीडे हो गया है, कुछ हो गया है, तो इससे कोई कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं बेटा अभिषेक। ठीक है ना? ओके, क्वेश्चन आपका अच्छा है, बट ठीक है। इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कि उसको जो चार्ज शीट है अपने सीनियर को देनी होती है। अब सीनियर क्या करता है? सीनियर एक अलग से जो होता है, जैसे आप देखते होंगे कि एक पुलिस स्टेशन में भी जेल होती है, ठीक है ना, छोटी सी जेल, तो वो छोटी सी जेल में रहता है। फिर जैसे नेक्स्ट दिन पब्लिक हॉलीडे हो गया, नेशनल हॉलीडे हो गया, उसके बीतने के बाद नेक्स्ट दिन यानी कि मंडे उसे कहाँ ले जाएगा? वो जज के पास ले जाएगा। ठीक है? ठीक है अभिषेक संदीप बेटा आपको ये क्लियर है सर, क्लियर है। जी सर। ठीक है ना? इसके बाद देखो इन्फॉर्मेशन में, बेसिकली आपका इन्फॉर्मेशन देखो। अब इन्फॉर्मेशन में भी क्या, मैंने जैसा आपका एफआईआर बताया था कि आपने किसी का मर्डर या रेप किया, तो उस केस में एफआईआर की जरूरत नहीं होती अगर आपको पता है कि उस नोन पर्सन कौन है, उस एक्यूज के बारे में आपको पता है। सो बेसिकली अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर हमने पढ़ लिया कैसे। कोई एफआईआर जब नहीं बनाई गई है तो अरेस्ट कर सकता है, या फिर कोई रेप या रॉबरी हो रही है किस बिहाफ पे? कॉग्निजाइबल ऑफेंस के बिहाफ पे। क्लियर? अब ये अरेस्ट नेसेसरी होता क्यों है, इसका रीजन क्या है? सबसे पहले कि पर्सन फिर से दोबारा कोई ऑफेंस ना करे, दोबारा से कोई क्राइम ना करे।
प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके ऑफेंस की, कोई जो एविडेंस है उसको डिसअपियरिंग ना करे, यानी कि एविडेंस है जो वो गुम ना हो सके, ठीक है। कोई देखो, द प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस, यानी कि इंड्यूसमेंट जैसे कि आपका अबेटमेंट आ गया, ठीक है ना, सो अबेटमेंट हो गया, थ्रेट हो गया, प्रॉमिस करने से बचने के लिए। इसके बाद देखो, प्रेजेंस ऑफ सच पर्सन रिक्वायर्ड है कोर्ट में, और ये ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर की कि वो रीजन को रिकॉर्ड करेगा राइटिंग के समय। क्लियर है बेटा ये चीज आपको? व्हेन द अरेस्ट इज नेसेसरी। बताओ बेटा अभिषेक, संदीप। यस सर। क्लियर है। इसके बाद देखो बेटा कुछ चीजें इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आपका कोई स्टोलन प्रॉपर्टी हो गई तो पुलिस ऑफिसर कर सकता है, कोई प्रो क्लेम है यानी कि उससे ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है ना, जैसे गुमशुदा नहीं होते। अब जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा बेटा कि जैसे कुछ वो होते हैं, आपका एक वर्ड आता है जिसमें गोली मार दी जाती है संदीप, पब्लिक प्लेस में, उसको वर्ड को क्या बोलते हैं, प्रोसेस को? शूट आउट। एनकाउंटर। हाँ वेरी गुड, याद आ गया, एनकाउंटर। तो दिमाग से स्किप हो रहा था मेरे। तो अभिषेक संदीप, मेरा आइडिया है बेटा, जैसे मुझे अभिषेक को गोली मारनी है, सॉरी अभिषेक कि आप क्रिमिनल हो, तो कोई अभिषेक को बात नहीं गोली सर। मारनी है, तो अभिषेक की जगह संदीप को गोली लग गया, संदीप ने कोई क्राइम नहीं किया था, तो क्या पुलिस ऑफिसर को जेल में डाला जाएगा बेटा कि नहीं डाला जाएगा? नहीं सर, सर इंक्वायरी केस तो होगा करते हैं। उसमें। हाँ, एनकाउंटर में मार सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत हो रखा है। ये प्रेफर किया जाता है कि गोली चलाए तो पैर पे। हाँ वेरी गुड, इसी के लिए प्रेफर किया जाता है। निकिता ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि गोली चलाए पैर पे, ये पैर पे गोली लगे, ठीक है ना। क्लियर है बेटा? जैसे कुछ भगोड़े होते हैं, अब जैसे पुलिस ऑफिसर के सामने आपका आजकल के छोकरे बहुत होते हैं, पिस्तौल रखते हैं, ये सब रखते हैं, तो कुछ भगोड़े होते हैं। तो जो भगोड़े होते हैं, एक पुलिस ऑफिसर ने मेरे को वो दिखाई थी वीडियो, मुझे याद है, पुलिस ऑफिसर ने कि जैसे हमारे साथ कुछ वो होते हैं, भगोड़े होते हैं ना, कुछ ज्यादा ही भागने की कोशिश करते हैं, तो वो एक वो होती है, वो टायर की रेलिंग होती है, अरे जिसमें मशीन लोड किया जाता है, तो उससे उसके पैर के ऊपर चला देते हैं कि जिससे वो भाग नहीं सकता। तो ये जो पुलिस है ना बेटा, इनसे कोई पंगा नहीं ले सकता। पुलिस चाहे तो एनकाउंटर में किसी शरीफ पर्सन को भी गोली अगर लग जाती है, उसके हेड शॉट होता है, हार्ट पे लगता है, तो उसमें पुलिस को हम क्राइम नहीं दे सकते, ठीक है ना अभिषेक सर। एनकाउंटर करना, जैसे आपका केजीएफ मूवी देखिए बेटा आपने, जिसने बहुत सीरियस ऑफेंस करा, जैसे कोई सीरियल किलर, जैसे निर्भया केस में था, जिसमें बच्चों के कंकाल पाए गए थे ना, उसमें अगर वो बंदा वो हो जाता है, भाग जाता है, जेल से भाग गया और उसको ढूंढना है, तो ढूंढते समय वो भाग रहे हैं, तो एनकाउंटर उस समय में कर सकते हैं उसका। कोई चांस भी तो नहीं पता होगा ना कि सरेंडर कर दे। वो करता है कोई, आप बताओ? कभी क्रिमिनल कोई सरेंडर नहीं करना चाहता बेटा, हर कोई जेल से भागने की कोशिश और करता सरेंडर है। करता है तो उसकी सजा माफ कम हो जाती है। प्ली बार्गेनिंग, पर वो इन केसेस में नहीं होती, रेप, मर्डर और इनमें नहीं होती, जिनमें डेथ और इम्प्रिजनमेंट है, उसमें कोई प्ली बार्गेनिंग नहीं दी जाती, ठीक है। क्लियर है बेटा अभिषेक संदीप? चलो मैं आगे। जी सर। तो देखो बेटा, कोई ऑफेंस है जो सीरियस ऑफेंस है, जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा है, डेथ है, तो कौन करेगा? पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। कोई ऑफेंडर के बारे में पैसे पहले से पता है, प्रॉपर्टी स्टोलन है, आर्मी को जिसने छोड़ दिया, डिसर्ट कर दिया, ठीक है ना, आर्मी का त्याग कर दिया, जो आर्मी से लापता है, ऑब्स्ट्रक्ट करा है। अब जैसे मैं आपको बताऊंगा बेटा, आर्मी है, जैसे मैंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया, तो इंडियन आर्मी में मैं वो कूद रहा हूँ, जैसे मैं छत पे चढ़ के कूद रहा हूँ, तो बेटा अब जो वो लाइट हाउस की तरह ऊपर जो बैठे होते हैं आर्मी वाले, उनको पता थोड़ी नहीं मेरा बचा है कि कौन सा बंदा है, तो गोली मार सकते हो उस चीज को, ठीक है ना, उसमें वो आर्मी का बंदा मार सकता हो, कहीं मरते भी, ठीक है ना। इसके बाद एक्स्ट्राडिक्शन, या एक्स्ट्राडिक्शन क्या होता है? बेसिकली कोई पर्सन जैसे आउटसाइड इंडिया ऑफेंस करते हैं, जैसे commits an offense outside India, then such offense shall need to be committed in
India, such person shall be liable to prosecuted in India for the offence. Such person can be arrested by the पुलिस ऑफिसर इन इंडिया. सपोज दैट कोई, यह भी बड़ा अच्छा एक्स्ट्रा डिस्टेंस से क्या एग्जांपल देना चाहोगे? जैसे कोई जैसे कि मैंने तो crime किया और फिर मैं भाग गई, मतलब इंडिया छोड़ गई। तो क्राइम तो ये बोल रहा है ना कि क्राइम ऑफेंस आपने इंडिया से आउटसाइड किया, ये नहीं समझना है। क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि बताओ बेटा अभिषेक संदीप, एक्स्ट्रा डिस्टेंस का। मैं सुपारी देते कि भाई उस एरिया में बैठ के कि हाँ उस एरिया में हाँ, करेक्ट है कुछ हाउ तक करेक्ट है। इंडिया से बाहर बैठा हुआ तो बंदा वो जैसे गैंगस्टर हो गए आपके, ठीक है ना, जो इंडिया से बाहर बैठे, इन्होंने कोई क्राइम किया है, तो सच ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी कमिटेड इन इंडिया। क्यों? क्योंकि वो जो पर्सन है वो क्या आपका इंडियन पर्सन है, सो इस पर्सन को क्या माना जाएगा कि इसने इंडिया में कमिट किया है, उसको लायबल किया जाएगा। बल्कि जो एक चोरी कॉन्सेप्ट है, लायबल नहीं किया जाता। जैसे विजय माल्या हो गए, नीरव मोदी हो गए, सर इन्होंने क्राइम एग्जांपल दूं, एग्जांपल डी कंपनी। डी कंपनी किसके बेटा? दाऊद की। दाऊद की। हाँ वेरी गुड, ठीक है ना, तो दाऊद की कोई दुबई बैठ कंपनी के यहाँ पे होगी। खून करवा रहा है या बॉम्ब ब्लास्ट करवा रहा है तो लायबल हुआ ना। हाँ करेक्ट है बेटा, दाऊद कंपनी, ठीक है ना। इसके बाद देखो रिलीज कन्विक्ट, जो रिलीज कर दिया गया कन्विक्ट, जैसे कि आपको पता है, जैसे हम सीआईडी से देखते थे कि वो अभिजीत और वो दया को बोलता था कि इसमें कंप्यूटर में चेक करो कि इनका कोई मुजरिम तो नहीं है। मैं तो बेटा सीआईडी देख के ही बड़ा हूँ, ठीक है ना। तो उसमें कंप्यूटर में चेक करते थे कोई कन्विक्ट है कि नहीं, अगर वो कन्विक्ट होता था उसको पुलिस दोबारा से अरेस्ट कर सकती थी, ठीक। अनदर पुलिस स्टेशन, अगर कोई ऑर्डर रिसीव्ड हुआ है राइटिंग अनदर पुलिस स्टेशन से, तो भी हम ऑफेंस के यहाँ पे इसको अरेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं दिल्ली का हूँ, अब कोई पर्सन मुंबई से दिल्ली भाग के आ गया, तो मुंबई से मेरे को एक ऑर्डर आया कि आपको ऐसे इस पर्सन को अरेस्ट करना है, तो जो दिल्ली का ऑफिसर वो अरेस्ट कर सकता है। इसके बाद देखो बेटा कुछ ये सेक्शन है, ठीक है ना, जैसे कि आपका ये क्या कहा गया है, अमरावती वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। इसमें क्या बताया गया कि मे को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसमें मस्ट और शैल आएगा। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में क्या समझाया गया, जो फंडामेंटल राइट है उसको गारंटीड किया गया। इसमें क्या वही सेम बोला गया है कि बिना वारंट के, हमें सबसे पहले अगर बिना वारंट के तो 24 आवर्स, अगर वारंट है तो जरूरी नहीं है शो करना, ठीक है। हाँ जैसे कि आपका बेटा अभिषेक जो डाउट है ना कि अगले दिन पब्लिक हॉलीडे हो गया या नेशनल हॉलीडे हो गया, तो उसमें वारंट होता है पुलिस ऑफिसर के पास, तो उसमें जरूरी नहीं कि 24 आवर्स तक दिखाना है। वो केस कब होता है जब आपका वैसे तो दिखाना है ही कोर्ट के पास, बट अगर आपके पास वारंट नहीं है तो आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है ना। 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स टू द जस्टिस। क्लियर है अभिषेक ये चीज आपको? यस सर। इसके बाद देखो बेटा अरेस्ट बाय द प्राइवेट पर्सन, तो इसको हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना, फिर ये राइट्स ही रह जाएंगे आपके पास। देखो आप दो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूं बेटा। सो अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, ये अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन क्या है? जैसे कोई प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर लेता, अभी प्राइवेट पर्सन होते कौन, जैसे कि बताओ बेटा। जैसे कि आपने स्कूटी वाला को लिया था एग्जांपल कि ऐसे ऐसे एक बंदे की स्कूटी चोरी हो रही है, एट द टाइम कि कोई भी पर्सन है, थर्ड पर्सन बोल दे कि भाई ऐसे ही जो स्कूटी है ये उस बंदे की है, उसे मतलब वो लेके चला जाए कि विटनेस, पुलिस स्टेशन उसको लेके जा सकता है कि भैया किसी है उधर चोरी कर रहा था, तो उसे जैसे कोई बेटा विटनेस है, सो विटनेस ने पूरी अरेस्ट करा पर्सन को और दोबारा से पुलिस ऑफिसर के पास चला गया, जो पुलिस ऑफिसर के पास ले गया वो क्या होगा? अरेस्ट बाय द प्राइवेट पर्सन, ठीक है ना। सो जो पर्सन पुलिस ऑफिसर के पास ले गया उसने क्या करा? एक नॉन वेलेबल ऑफेंस किया और कॉग्निजाइबल ऑफेंस किया। ये पर्सन क्या है? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ठीक। अब इसके बाद देखो अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। सो अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट में क्या आता है? जो पर्सन कमिटेड, जिसने कोई ऑफेंस किया है, किसमें? किसी प्रेजेंस में या लोकल जुरिडिक्शन, ठीक है ना, किसकी? एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के।
सो बेसिकली इसमें क्या क्या आते हैं, कोई ऑफेंस कमिटेड किया गया इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट और इन द लोकल जुरिडिक्शन। क्लियर है बेटा अभिषेक संदीप ये चीज? इसमें भी Yes, sir. हाँ, बोलो। इसका कोई एग्जांपल बताओ बेटा अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट में एग्जांपल निकिता पूछ रही है। कि मान लो मुझ पे कोई केस कर रहा है हम्म, तब तक तो मतलब वो जेल में जाती है, तो केस चलेगा। बताओ बेटा अभिषेक संदीप, निकिता को आंसर करो तब तक मेरे को कुछ दिखाना है कि अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट में क्या एग्जांपल ले सकते हो बेटा आप? जैसे बेटा आप कोर्ट के पास गए और कोर्ट के अंदर ही आपने किसी को मर्डर कर दिया, ठीक है ना? तो बेसिकली इस केस में पुलिस ऑफिसर की नीड होगी जो कोर्ट में वैसे मजिस्ट्रेट। कोई सर बदतमीजी कर दिया, कुछ कर दिया, तो उसमें भी बोल देते इनको अरेस्ट करो। ठीक है। भगत सिंह ने वो उसमें कोर्ट के अंदर वो बम फेंके थे, उसे तभी अरेस्ट कर दिया था ये। हाँ, जैसे कोर्ट के अंदर किसी ने बम फेंक दिए तो उसको उसी समय अरेस्ट कर दिया, ठीक है बेटा? क्लियर है? रोहिणी कोर्ट में रोहिणी कोर्ट में जो भी गोलियां चली थी उसमें भी वो अरेस्ट हो गया था ना उसके अंदर। हाँ, सो बेसिकली इसमें पुलिस ऑफिसर की नीड नहीं होती है, ठीक है ना? क्लियर है बेटा ये चीज? बताओ बेटा। बोलो बेटा अभिषेक संदीप। जी सर क्लियर है। इसमें सर एक पॉइंट है लव सर हाँ हाँ कि बोलो बेटा। an offense is committed in his local jurisdiction, मतलब एक तो समझ गए कि कोर्ट में चली गोली तो पकड़ लिया उसने उसको। अगर एक सेकंड पॉइंट है एन ऑफेंस इज कमिटेड इन हिज लोकल जुरिडिक्शन, इसका क्या मतलब हुआ? अरे जुरिडिक्शन वही है बेटा, लोकल जुरिडिक्शन, यानी कि कोर्ट परफॉर्मिंग नहीं है और तब उस समय कोई क्राइम हो गया, ठीक ओके है? ठीक, बस बेटा 1 मिनट वेट करोगे आप, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। दिखा देता हूँ देखो। सो आपके पास बेटा एक साइट होगी, ठीक है ना? अगर आप नहीं है तो मैंने वैसे भी LLB फर्स्ट ईयर में लिंक प्रोवाइड किया था अभिषेक। क्या बात करो बेटा, अभी तो पेपर देखा है मैंने, देखो ये लिंक दिख रहा है बेटा, मैंने गूगल खोला हुआ है। तो इसमें बेटा देखो आप, मैं दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट। ये आपके अपडेट हुआ है बेटा, ऐसा नहीं अपडेट नहीं होता। अब अपडेट हुआ है, देखो आपको पेपर दिख रहे हैं अभिषेक संदीप स्क्रीन में। सो बेसिकली इसमें बेटा 2024 के पेपर आ गए, बड़ी अच्छी बात हुई ये चीज है। चलो ठीक है ना, दिख रहा है ना बेटा आपको? ये Yes, मैंने sir. फिर से डाउनलोड कर लिया, यस ठीक है? सर, यस सर। सो पेपर आपको दिखा है बेटा, साइट पता है? साइट का लिंक भेजना है मुझे, बताओ भेज बेटा दो, अभिषेक सर। देख लेंगे। हाँ साइट मैं भिजवा दूंगा, ठीक है ना? सो बेसिकली साइट में भी सेम बेटा आपके कुछ क्वेश्चन है, देखो आप, ऐसा नहीं कि जो हमने क्लासेस में पढ़ा वो नहीं है, सब कुछ है बेटा। देख क्लासेस में जो हम, यार अब देखो आप चाहोगे कि लव सर जो पढ़ाते हो सारा का सारा आ जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। वैसे मैं सारा का सारा बता सकता हूँ अगर मुझे और टाइम मिल जाए, ठीक है ना? तो काफी हद तक देख रहे हो ना बेटा, सेम ये एग्जाम, ये रेस जुडिकाटा हमने पढ़ा था, रेसिडीज क्या होते हैं ये आप बता सकते हो। इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना? ये मैंने साइट बता दी, इसमें पेपर डाउनलोड करो और अभी से सॉल्व करना है। कुमार की क्वेश्चन बैंक मैम अभी है नहीं अवेलेबल बेटा, आज कहीं ड्यूटी पे गई है मैम। फर्स्ट पेज पे करना है। क्या फर्स्ट पेज? लो देखो बेटा, ठीक है ना? सो पेपर देख रहे हो बेटा अभिषेक संदीप, कोई डाउट आ रहा है इसमें? कर सकते हैं आप कि नहीं कर सकते? प्रैक्टिस पे आ जाएगा, ऐसे कर लेंगे। जैसे रेस जुडिकाटा क्या था? स्टे ऑफ सूट, तो ये ऑप्शन। सेक्शन 3 किससे डील करता है? डज नॉट डील विद सेक्शन 4 ऑफ लिमिटेशन,
तो लिमिटेशन के मैंने टोटल 21 सेक्शन करवा दिए, हाँ उसको देखना है बेटा, ठीक है ना। अब जैसे 30 डेज है, तो 30 डेज से कितना होता है संदीप? 90 सर। हाँ, सी आंसर इज करेक्ट। तो बेटा ऐसा नहीं, आप जो क्लासेस ले रहे हैं ना बेटा, वो एकदम सही कर रहे हैं, समझो। ये क्लासेस लो, LLB थर्ड ईयर में भी लेना, बेशक 5-6 बच्चे लो, बट लो, समझो यार, LLB थर्ड ईयर में भी इम्पोर्टेंट रहेगा। आपकी प्रैक्टिस ही होती है यार, इससे और कुछ नहीं होता है। पेपर को अगर कहोगे आप एंड में क्लास के, तो मैं पेपर को पूरा सॉल्व भी करवा दूंगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। तो बेसिकली ए आगरा में रह रहा है, उसने बी दिल्ली को करा है, तो बी में सूट अंगेज से कहाँ करेगा? आगरा में करेगा या दिल्ली में करेगा? बताओ बेटा, बताओ अभिषेक, संदीप। 54 का आंसर। इस पेपर का प्रिंट निकाल के है आगरा में कि दिल्ली? सर बताओ बेटा अभिषेक। दिल्ली में है। हाँ दिल्ली में। कहाँ गुना कहाँ हुआ है? गुना देखते हैं, गुना कहाँ हुआ? डी फ्रेम गुना, ठीक है ना। वेरी गुड संदीप, पढ़ने वाला देखा है। इसके बाद देखो, नेक्स्ट फ्रेंड ड्यूरिंग हियरिंग प्रोसेस में डेथ हो जाती है, तो उसको क्या होता है? डिसमिस या फिर रिजेक्शन, या फिर वो स्टे रहेगा। ऑन द डेथ ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड ड्यूरिंग द हियरिंग प्रोसेस द सूट शैल बी डिसमिस और रिजेक्टेड। क्या होगा बेटा? डिसमिस होता है, ठीक है ना, रिजेक्टेड नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है बेटा, ठीक है। रेफरेंस कौन बनाता है? मैंने आपको बता रखा है, रेफरेंस डी है, ठीक है ना। इसको पढ़ लेना एक बार। जजमेंट डिग्री किस ऑर्डर में आते हैं, ऑर्डर के भी सेक्शन पूछ लिए गए हैं, ठीक है ना। ऑल ऑफ अबो का ऑल ऑफ अबो टिक करके आना एग्जाम में आपको। तो ऐसा नहीं कि क्लासेस में पढ़ा नहीं, हमने पढ़ रखी है चीजें, ठीक है। बताओ बेटा अभिषेक, संदीप, इसको इतने रखूं मैं? सर कर लोगे यस आप? सर। सर ये लिंक भेज दो आप, ये मैं निकाल लूंगा पेपर। हाँ हाँ लिंक ही भेज, पता है मैं पेपर भेजने से अच्छा लिंक भी भेज देता हूँ और पेपर, ठीक है। एक दोनों कर मिनट, दो, ठीक है, कोई बात नहीं है। एक मिनट बेटा, ना। ये पूरा लिंक है बेटा, इसमें सारे मिल जाते हैं, ठीक है ना। एक मिनट को आप, ठीक, एक मिनट बेटा। ठीक है ना, क्लियर है ये चीज? बताओ बेटा अभिषेक, सर संदीप। क्लियर है सर। सो पेपर 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 एक मिनट रुकिए बेटा, एक मिनट। हाँ फर्स्ट ईयर से, इस बार फर्स्ट ईयर पढ़ने वाली है। A11 बच्चे, A11 सच में A11 बच्चे हैं। एक मिनट बेटा बस। फर्स्ट ईयर में 8 बच्चे आ जाते हैं, 8 से 10। हाँ क्या सेंटर पे तो 2-3 ही आते हैं, वैसे ऑनलाइन तो 8 हो जाते हैं, 8-9। पता है बेटा, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको कि आप सीरियस हो जाओ, समझो बात को यार। ये जो क्लासेस आपको मिल रही हैं LLB थर्ड ईयर में भी लो, ये नहीं कि बस इसी लिया थर्ड ईयर में लिया, नहीं ऐसा नहीं बेटा, देख समझाए, समझ रहे हो ना अभिषेक, संदीप, आप मेरी बात? हाँ बेटा, यस सर, अपने आप नहीं पढ़ पाते हैं, इसी से वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ बेटा। और सर ये बड़ा एडवांटेज होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर में हो जाता है हमको इस क्लासेस के अंदर, नहीं तो पॉसिबल नहीं था। हाँ यही, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। तो बेटा मैं आप नेक्स्ट क्लास बेटा आपकी संडे है, ठीक है ना, सैटरडे अभी नहीं है, 4 सैटरडे होगी, तो मैं नेक्स्ट संडे बता दूंगा, ठीक है ना। आप मैम से ठीक है मत सर, पूछना ये चीज। ठीक है सर। नोट्स आपको प्रोवाइडेड है, कुमार की क्वेश्चन बैंक देनी है, वो मैं दिलवा दूंगा, ठीक है। पेपर मैंने प्रोवाइड कर दिया आज लिंक के थ्रू, ठीक, ठीक है बेटा। फिर क्लास को मैं एंड कर दूं यार, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम ईयर को परफेक्ट पढ़ाना है है सर। मुझे।
क्या बेटा संदीप? सर ये टाइम परफेक्ट है, 10 से 12 बहुत अच्छा है, थैंक यू। हाँ वही तो हाँ बेटा, थैंक यू इसी सर। क्लास में 10 से टाइम 12। बची हमारे में, ठीक है अब पता है ठीक क्या, है। गर्मियां आ रही हैं संदीप, अब गर्मियां आ रही है ना, तो मुझे भी दिक्कत होती है यार 12 बजे, ठीक है ना, तो मैंने कहा चल 10 सर से 12 कर। ये लिंक कहाँ पे आ गया सर? ये नीतू मैम प्रोवाइड कर देंगी बेटा, ठीक है ना? ओके ओके ठीक है सर। इस ठीक है लिंक ना पे बेटा? और सारे पेपर भी होंगे, सारे हाँ सब्जेक्ट्स जी, के हाँ जी, इसी। सारे हाँ सब्जेक्ट के सर ठीक बेटा, है सर, सारे ठीक है संदीप समझ गया मैं सर जी भाई। क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना, सारे जी क्वेश्चन जी पेपर, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास फिर इतना ही रखूं मैं, अभिषेक संदीप यस जा सर, थैंक सकते यू हैं जी, सर, बेटा आप? थैंक यू थैंक ठीक सर, यू है सर। थैंक बेटा, यू। संडे आना है बेटा, संडे भी आना है, चल बाय ठीक सैंडी, है। बाय निकिता, बाय। बाय बाय बाय। बेटा, बाय बाय बेटा, सबको बाय।